So hello guys, welcome back to my channel HK Official. In this video, we will cover our PPL Unit 4, which is Inheritance, Package and Exception Handling using Java. Fine. तो बहुत सिंपल सा आपका यूनिट है. देखो मैं आपको बोल देती हूँ, पहले ही हाफ पोर्शन आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवाइज करना है हमें इनहेरिटेंस वाला पार्ट, एंड देन द हाफ पार्ट इज देयर विच यू हैव टू फोकस ऑन. ठीक है, तो मैं जो हूँ आपको बहुत इजीली एक एक पार्ट आपको अच्छे से समझाऊंगी. आई विल ट्राई टू कवर इट एज फास्ट एज आई कैन, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर मुझे ज्यादा लगता है तो आई विल एक्सप्लेन ओवर देयर. ठीक है, तो चलिए विल स्टार्ट. एंड इनहेरिटेंस का फील आप इस मीम से लेके थोड़ा सा खुश हो सकते हो. एंड यस, चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. तो इनहेरिटेंस से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर यूनिट नाउ. One class acquires the properties, methods and fields of another. With the use of inheritance, the information is made manageable in a hierarchical manner. तो यहाँ पर बोला जा रहा है inheritance. हमें पता है, हमने inheritance बहुत बार पढ़ लिया है, C++ में हमने oops के अंदर पढ़ा हुआ है. Now the thing is that we have to learn it in Java. ठीक है, तो Java के अंदर, Java के टर्म्स में हम inheritance को पढ़ेंगे, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये सेम कॉन्सेप्ट है, हम वो ही कर रहे हैं. ये एक फीचर होता है बेसिकली इनहेरिटेंस, जो कि हम क्या कर पाते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में हम कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पर मेथड्स और फील्ड्स बताया जा रहा है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट कर पाते हैं ताकि हमें उनको वापस से कोड में ना लिखना पड़े, है ना. तो ये जो प्रॉपर्टीज हम एक्वायर कर रहे हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में, इसी को बोला जाता है इनहेरिटेंस. ठीक है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट. एंड हमने ये इतना ज्यादा इसको फील लेके समझने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत बार इसको पढ़ लिया है. द मेन थिंग इज दैट कि क्वेश्चन इनहेरिटेंस पे 100% आता है, एंड हमें जो है इसके टाइप्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. तो वी विल गो फर्स्ट ओवर देयर, बट यहाँ पे क्या लिखा है, विल सी. See, the class which inherits the property of other is known as the subclass. ठीक है, तो जो क्लास, द क्लास दैट इज गेटिंग द फीचर्स, है ना, जो क्लास एक क्लास से अपनी प्रॉपर्टीज को ले रहा है, तो जो ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हम जावा के अंदर उसको बोल रहे होते हैं सब क्लास. इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना प्लीज, सब क्लास. ठीक है, इसको मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें आदत होती है, सी यहाँ पर इसको डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, लेकिन हमें जावा के अंदर याद रखना है कि सब क्लास का मतलब है जो क्लास प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास से इनहेरिट कर रही है. ठीक है, ओके. एंड द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड इज नोन एज द सुपर क्लास. मतलब कि जो अपनी प्रॉपर्टीज को दे रहा है, ठीक है, जिससे प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही हैं, वो आपकी सुपर क्लास है. फाइन, तो सब क्लास और सुपर क्लास ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आप कंफ्यूज हो जाओ. इसलिए आई एम टेलिंग यू कि आपको सब क्लास एंड सुपर क्लास का कीवर्ड जो है बेसिकली इसको अच्छे से याद रखना है. फाइन, वैसे बेस, पेरेंट, चाइल्ड, डिराइव्ड क्लास ये तो हमें पता ही है. देन सी, यहाँ पर द मेन टॉपिक इज योर एक्सटेंड्स कीवर्ड. ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब हम जावा के कोर में आ गए. जावा के अंदर जब हमें क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस करवाना होता है, एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाना होता है, तो वी यूज एक्सटेंड कीवर्ड, जो हम पहली बार पढ़ रहे होंगे इफ यू आर न्यू टू जावा. अदरवाइज अगर आपने पढ़ रखा है तो ये बहुत इजी लग रहा होगा आपको. तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पाते हैं. अब यहाँ पर देखो, ये आपका सिंटैक्स होता है. अब यहाँ पर ये जो क्लास बी है, ये आपकी सब क्लास है, मतलब कि चाइल्ड क्लास है. एंड यहाँ पर एक्सटेंड क्या हो रही है, ए क्लास, मतलब कि क्लास ए विच इज योर पेरेंट क्लास, विच इज योर सुपर क्लास. ठीक है, तो जिस क्लास से आपकी इनहेरिट हो रही है, वी राइट इट आफ्टर, एंड यहाँ पर है क्लास बी. अब आप मुझे बताओगे, मैंने ऊप्स में आपको इनहेरिटेंस पढ़ाया हुआ है, C++ में कोड करके आपको समझाया हुआ है. नाउ यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बाय पुटिंग दिस टाइम्स लाइन कि आप C++ के अंदर जब करते हो इनहेरिटेंस, तो आप इसी लाइन को कैसे लिखते हो, बस आपको मुझे ये बताना है. एंड आई विल बी श्योर कि हाँ आपको याद है चीजें. ठीक है, तो C++ के अंदर बस आपको मुझे बताना है कि इस लाइन को आप कैसे लिखोगे. बस जावा के अंदर क्या आ जाता है, आपका
आपका एक्सटेंड्स आ जाता है, ठीक है। ओके फाइन, अब आपको समझ में आ गया कि एक्सटेंड का यूज क्यों होता है, कहाँ पर होता है। नाउ सी द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो हमें पढ़ने हैं, एंड यस आपको ये एग्जाम में आता है। सी यू हैव सिंगल, यू हैव मल्टी लेवल, यू हैव हिरार्चिकल, यू हैव हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। और भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन वी अंडरस्टैंड दीज 4 इन जावा, ठीक है। तो जावा के अंदर आपको इनको याद रखना है, फाइन। नाउ एक एक करके पढ़ते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, आपको अब ये बहुत अच्छे से पता है, मैंने ही आपको सब ये चीजें पढ़ाई हुई है, तो आई एम श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता है। अब सिंगल इनहेरिटेंस बोला जा रहा है, तो हमने ओप्स में पढ़ा हुआ है कि एक क्लास से एक क्लास में अगर प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही हैं, तो अगर सिर्फ एक क्लास से एक क्लास में हो रही है, दैट इज नथिंग बट योर सिंगल इनहेरिटेंस, फाइन। तो सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर वन क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। It enables a derived class to inherit the properties and behavior from a single parent. This will in turn enable the code reusability as well as add new features to the existing code, है ना। तो बात क्या हो रही है, जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास जो है मतलब इनहेरिट कर सकती है एक पेरेंट क्लास से। सो वन क्लास बिकम्स द चाइल्ड एंड वन क्लास बिकम्स द पेरेंट, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पर जो बोला, इट enables a derived class to inherit the property and behavior from a single parent class, इसका मतलब है the child class gets access to the methods and variable of just one parent class। आप उससे वन से ज्यादा parent class से जो properties या behavior है उनको access नहीं कर सकते, fine। Now this will in turn enable code reusability as well as add new features to the existing code, मतलब कि we can reuse the existing code and also add new code in the child class, ठीक है। इससे हमारा टाइम बचता है एंड वी मेक श्योर कि हम प्रोग्राम्स को इजीली अपडेट कर पाते हैं एंड कोड को रीयूज कर पाते हैं, फाइन। तो सिंगल इनहेरिटेंस में आपको बस इतना ही समझना है। द नेक्स्ट इज व्हाट योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या है, a class is derived from a class which is also derived from another class, that is a class having more than one parent class but at different level, such a type of inheritance is called as your multi level inheritance। तो ये डायग्राम से आप परफेक्टली समझ पाओगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो अगर C क्लास से प्रॉपर्टीज B क्लास में जा रही हैं, B क्लास से प्रॉपर्टीज आप A क्लास में भेज रहे हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपकी पहले से ही क्लास इनहेरिटेड थी, अब वापस से उसी क्लास से आप जो चीजें हैं वो आगे भेज रहे हो। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टी लेवल आपका इनहेरिटेंस हो रहा है, मल्टी लेवल। अब ये और भी आगे जा सकता है, जितने चाहो उतने आगे जा सकता है। तो मुझे बताओ, जो क्लास सी में आपकी प्रॉपर्टीज थी, क्या वो क्लास ए में भी आ गई हैं? ऑब्वियसली आ गई हैं, क्योंकि क्लास सी के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने क्लास बी में डाली, हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर और न्यू ऐड करी एंड देन वी इनहेरिटेड इन द क्लास ए। अब क्लास ए में उसके खुद न्यू प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो उसके अंदर मिक्सचर ऑफ बी, मिक्सचर ऑफ योर सी, फाइन। तो बी और सी का मिक्सचर प्लस ए का जो टॉप आपके न्यू फीचर्स वगैरह हैं वो आपके आ जाएंगे। तो क्लास ए में तीनों भी क्लासेस की आपकी प्रॉपर्टीज आ गई। सो दिस इज नथिंग बट योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, तो इसके अंदर क्या होता है ना कि तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम बहुत सारी क्लासेस का, सी व्हेन अ क्लास हैज मोर देन वन चाइल्ड क्लासेस, मतलब कि एक क्लास की जो है हम बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, और इन अदर वर्ड्स मोर देन वन चाइल्ड क्लास हैव द सेम पेरेंट क्लास, मतलब कि सेम। अब ये जो क्लास बी है ये भी इससे इनहेरिट कर रही है, ये भी इससे इनहेरिट कर रही है, ये भी इससे इनहेरिट कर रही है, तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर है, तो इनके अंदर सारे फीचर्स आ जाएंगे, फाइन। सी यहाँ पर आई hope you got the point. First of all, I'll just erase this and I'll explain you again. See, when a class has more than one child class, ठीक है, when a class is having more than one child class, मतलब कि यहाँ पर ये जो है ये आपकी parent class है, ठीक है, और ये चाइल्ड क्लासेस हैं, तो इनके अंदर जो है ये इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज आपकी होंगी पेरेंट क्लास की, इसके अंदर भी होंगी एंड इसके अंदर भी होंगी। अब यहाँ पर क्या होगा ना, इसके अंदर हम चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, मे बी यहाँ पर पूरा डिटेल्स है, पूरी डिटेल्स है, यहाँ पर आपने कुछ और ऐड कर दिया, मे बी यहाँ पर आपने हॉबीज ऐड कर दी, यहाँ पर आके आपने मे बी आपकी टेक्निकल स्किल्स ऐड कर दी, यहाँ पर आपने अपने एडवेंचर्स ऐड कर दिए, तो आप यहाँ पर कोई चीजें और ऐड कर पा रहे हो, लेकिन पेरेंट क्लास
क्लास के, एक पेरेंट क्लास के अगर एक से ज्यादा सब क्लासेस हो जाए यानी कि चाइल्ड क्लासेस हो जाए, देन वी कॉल दिस एज योर हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। पहले व्हाट आई गॉट टू लाइक नो कि यहाँ पर शायद से only one class is there, fine, but what we can do, see यहाँ पर जैसे मैंने नेम एज और एड्रेस का लिया था, तो नेम एज और एड्रेस है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर और डिटेल्स हो एंड यहाँ पर आपकी डिटेल्स ना हो, नेम एड्रेस और एज जो मैं बोल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स क्लास में है वो डिटेल्स के अंदर आप और डिटेल्स ऐड कर पाओगे। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको इतना समझना है कि एक क्लास है एंड उस क्लास के बहुत सारे चाइल्ड्स हैं, फाइन, बहुत सारे चाइल्ड हैं, that is your subclasses, fine। तो your class A has 3 child classes which are sharing all the properties of A, moreover class B C D has its own property as well। तो मैं यहाँ पर जो आपको और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज बता रही थी वो यही प्रॉपर्टीज है कि आपके चाइल्ड क्लास में और भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन सब में कॉमन जो होंगी वो होंगी पेरेंट क्लास की, क्योंकि सब में वो ही इनहेरिट हुई है, फाइन। देन चलिए, आपने समझ लिया कि यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो कैसे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर हाइब्रिड का कर सकते हो, हाइब्रिड के अंदर कुछ नहीं है, इन तीनों का मिक्सचर होता है, कैसे भी कहीं पर भी इनहेरिटेंस हो रहा होता है, तो दैट इज योर हाइब्रिड, फाइन। बाकी इतना समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिंगल, मल्टी लेवल एंड योर हिरार्चिकल। अब आप इसको ये वाला सिंटैक्स को यूज करके, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है, इसका यूज करके आप चाहो तो कोड भी लिख सकते हो, एंड मैंने यूनिट 4 के खुद से लिख के हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड करे हुए हैं। तो ये पीपीटी अगर आपको, अगर किसी पॉइंट पे नहीं भी समझ में आ रही है तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे जो नोट्स है वो आपको देख के भी समझ में आ जाएंगे, दे आर सो इजी, ठीक है। तो वहां से आप जो है कोड ले लेना, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ। नाउ हियर इज द सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है जावा में, इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, ओके, विच इज यूज्ड टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब की बात क्या हो रही है यहाँ पर कि आपका जो वर्ड है, कीवर्ड है सुपर, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जावा में यूज करते हैं, ताकि हम पेरेंट क्लास को रेफर कर पाए, ठीक है, एंड एक्सेस कर पाए पेरेंट क्लास के मेथड्स को, वेरिएबल्स को, कंस्ट्रक्टर को। अब चाइल्ड क्लास में है, लेकिन चाइल्ड क्लास में उसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। हो सकता है वो प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आपकी ओवरराइट हो रही हो, है ना, जो हम मेथड ओवरराइडिंग के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर हमें कंप्लीट प्योर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज चाहिए तो वी यूज द सुपर कीवर्ड, ठीक है। तो सुपर कीवर्ड से हम चाइल्ड क्लास में होके भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो व्हेनेवर यू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ सब क्लास एंड इंस्टेंस ऑफ पेरेंट क्लास इज क्रिएटेड इम्प्लीसिटली, ठीक है, तो पेरेंट क्लास का भी इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है इम्प्लीसिटली, विच इज रेफर्ड बाय द सुपर रेफरेंस वेरिएबल। उसको हम रेफर कैसे करते हैं, बाय यूजिंग योर सुपर रेफरेंस वेरिएबल, फाइन। अब ये जो सुपर है, इट कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास। अब ये भी याद रखना है कि immediate parent is very important, ठीक है। if the parent and child class both have the same variable name, ठीक है, तो we can use super variable name, super dot variable name, ये आपको याद रखना है। we will show that again आपका बाद में, लेकिन यहाँ पर you just understand कि parent का जो version होगा that must be the immediate version, fine। now super can be used to invoke immediate parent class method की भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल की बात कर रहे थे। नाउ दिस सुपर मेथड, अब देखो ये ब्रैकेट जहां भी आ जाते हैं वी कॉल इट एज मेथड। तो सुपर मेथड कैन बी यूज्ड टू इन्वोक द इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यू नीड टू कॉल इट एज अ मेथड। तब आप क्या कर पाओगे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर पाओगे, फाइन। नाउ ये एग्जाम्पल है सुपर, आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी हियर सुपर कीवर्ड है यहाँ पे एंड एग्जाम्पल सी, यहाँ पर बेसिकली ये एनिमल क्लास है, ठीक है। एनिमल क्लास के अंदर वी हैव डिफाइंड अ प्रॉपर्टी विच इज अ स्ट्रिंग, ओके, कलर विच इज वाइट। तो हमने एनिमल वाइट कलर का वेरिएबल जो है वी हैव डिफाइंड ओवर हियर। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो वी हैव अ सब क्लास विच इज डॉग, फाइन, वी हैव अ सब क्लास विच इज डॉग, एंड इसके
अंदर प्रॉपर्टीज जो इनहेरिट हो रही हैं वो कौन सी हो रही हैं, एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही हैं। फाइन, तो ये एक्सटेंड कीवर्ड कैसे यूज होगा, आई होप यू गॉट इट। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ओवरराइड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग कलर व्हाइट रखा था, नाउ हियर आई एम जस्ट ओवर राइटिंग इट, एंड यहाँ पर कलर जो है मैंने ब्लैक कर दिया। तो पहले जो था वो व्हाइट था, अब ब्लैक हो गया। तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक और मैंने यहाँ पर बेसिकली एक फंक्शन यू कैन से, मेथड यू कैन से, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है एज अ प्रॉपर्टी इन माय न्यू सब क्लास। तो मेरी प्रॉपर्टी या फिर मेथड क्या है, प्रिंट कलर है। इसमें मैं कलर को प्रिंट कर रही हूँ। तो मुझे बताओ इस केस में कौन सा कलर प्रिंट होगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो कलर वेरिएबल है वो ब्लैक है, तो यहाँ पर कलर के अंदर ब्लैक ही प्रिंट होगा। लेकिन इफ यू आर अगेन प्रिंटिंग दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अब देखो अगर आप जावा में न्यू हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से आप करते हो प्रिंट। फाइन, अब यहाँ पर अगर मैं सुपर डॉट कलर कर दूं तो सुपर डॉट कलर किसको रेफरेंस करेगा, पेरेंट क्लास को रेफरेंस करेगा। एंड बेसिकली यहाँ पर उसी वेरिएबल की वैल्यू व्हाइट थी, तो अब इस केस में मेरे पास व्हाइट जो है ना प्रिंट होके आएगा। तो जब मैं इसको मेन क्लास के अंदर आके मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, सी दिस इज हाउ योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो यहाँ पर अब मैं जब इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करूंगी तो मेरे पास जो है पहले आंसर आएगा कलर के अंदर ब्लैक ही, उसके बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाइट। सो दिस इज द आउटपुट। ओके, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड यहाँ पर सुपर को कैसे यूज करना है वो भी आप समझ चुके हो। फाइन, नाउ लेट अस सी मेथड ओवरराइडिंग। यहीं पर आपको जो है मेथड ओवरराइडिंग भी समझ में आ जाएगा। सी, in a class hierarchy, when a method in a subclass has the same name and type signature as the method in its superclass, then the method in the subclass is said to override the method in the superclass. तो अभी जस्ट यहाँ पर जो सीन हुआ है, ठीक है, वेट आई विल लेट यू नो अगेन। सी, यहाँ पर ये जो हमने क्या किया है, हमने कलर यहाँ पर जो वेरिएबल है यहाँ पर भी उसका जो है हमने कलर ही नाम रखा। यहाँ पर उसका नाम जो वैल्यू थी वेरिएबल की वो व्हाइट थी। अब यहाँ पर आके उसी की वैल्यू हमने दूसरे क्लास में इसी क्लास को इनहेरिट किया, एंड देन हमने इसके अंदर आके क्या कर दी, उसी सेम वेरिएबल का नाम सेम रखा, एंड उसके अंदर कुछ ऐड वगैरह भी नहीं किया, सेम नाम रखा, सेम उसका डेटा टाइप रखा। तो बेसिकली हमने इस वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। तो सिर्फ इसी क्लास में इसकी जो वैल्यू रहेगी वो ब्लैक रहेगी, एंड जब मैं इसमें प्रिंट करूंगी कलर तो भी ब्लैक ही रहेगी। लेकिन जब मैं सुपर डॉट कलर प्रिंट करूंगी तो मेरे पास व्हाइट आएगा। तो ये सुपर वाला कॉन्सेप्ट अभी के लिए साइड में रखो, लेकिन यहाँ पर जो ये कलर है, अब मैं इस कलर को क्या बोलूंगी, मेथड ओवरराइडिंग बोलूंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेथड की बात हो रही है तो वी कैन ऑल्सो कंसिडर एनी प्रॉपर्टी और फंक्शन ओवर हियर। ठीक है, सो दिस इज योर मेथड ओवरराइडिंग इफ सब क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत सारे वर्ड्स में आपका यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। सी, एडवांटेज क्या है इसके, तो इट प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। हो सकता है उसी क्लास के अंदर आपको उसकी दूसरी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, दूसरा उसका जो है ना वर्किंग चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस यू कैन इम्प्लीमेंट इट अगेन एंड यू कैन ओवरराइड इट। अब यहाँ पर रूल्स हैं फॉर मेथड ओवरराइडिंग। क्या रूल्स हैं, तो सबसे पहले तो मेथड मस्ट हैव द सेम नेम। तो जब सेम नेम होगा तभी आप उसको क्या बोल पाओगे, सेम नेम होगा तभी आप उसको मेथड ओवरराइड बोल पाओगे। मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर। अब ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, सेम नेम सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास। तो पैरामीटर्स भी उसके अंदर जो है ना सेम होने चाहिए। देखो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पिछला जो था वो वेरिएबल था, तो वहां पर आप एज सच इतना एग्जैक्टली मेथड ओवरराइडिंग नहीं बोल सकते हो, लेकिन मेथड के अंदर यू कैन आइडेंटिफाई द फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस को यहाँ पर आप बहुत परफेक्टली बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन का नाम होगा वो सेम होगा। दूसरी बात, जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हम देते हैं वो सेम होंगे। एंड मस्ट बी इज अ रिलेशनशिप, मतलब कि चाइल्ड क्लास मस्ट इनहेरिट द पेरेंट। ऐसा होना ही चाहिए कंपलसरी कि वो जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, एंड पेरेंट क्लास में से जो मेथड है उसको फिर ओवरराइड कर रही है। अगर इनहेरिटेंस ही नहीं
होगा तो वो उसमें मेथड ओवरराइडिंग का कोई सीन नहीं होगा. फाइन. सो दिस इज द एग्जांपल. सी, अब यहाँ पर ये क्लास व्हीकल है, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है. देखो हम मेथड ज्यादातर बोलते हैं फंक्शन को, वैसे फंक्शन और मेथड में इतना कुछ डिफरेंस है नहीं, तो हम मेथड ज्यादातर बोलते हैं जावा के अंदर. तो यहाँ पर आपके पास है ये रन मेथड, जिसमें आप सिंपल कुछ नहीं कर रहे हो, बस प्रिंट करवा रहे हो व्हीकल इज रनिंग. अब आपने एक क्लास बनाई जो कि है बाइक, उसमें आप एक्सटेंड्स कर रहे हो व्हीकल को. एक्सटेंड्स का मतलब क्या है कि आप इस व्हीकल वाली क्लास को यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हो. तो सेम फंक्शन यहाँ पर, ये जो सेम था, ये सेम मेथड आपने यहाँ पर रखा है. एंड अब उसकी जो अंदर की वैल्यू है वो आप चेंज कर रहे हो. आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रहे हो बाइक इज रनिंग सेफली. तो मतलब पहले कुछ और लिखा था विच इज योर व्हीकल इज रनिंग, एंड यहाँ पर है बाइक इज रनिंग सेफली. अब मेन फंक्शन में आके हमने क्या किया, ये जो बाइक है ना, ये वाले क्लास की ही सिंपल हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एंड उसका ही हमने जो है ना रन, ये जो है ऑब्जेक्ट डॉट रन, हमने सिर्फ इसी का कॉल किया. तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मेथड ओवरराइडिंग हो जाएगी. एंड क्योंकि हम इसी बाइक का जो है, सॉरी, इसी क्लास का जो है हम कर रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट, तो बेसिकली यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करने के बाद आपके पास जो प्रिंट होगा विच इज दैट विल बी योर बाइक इज रनिंग सेफली एंड नॉट दिस. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. फाइन. अगर अब यहाँ पर ये वाला हम कॉल करते बेसिकली, तो यहाँ पर व्हीकल इज रनिंग समझ में आ जाता. ठीक है, तो दिस इज योर मेथड ओवरराइडिंग. अब मेथड ओवरलोडिंग भी हमने पढ़ा हुआ है एंड मेथड ओवरराइडिंग भी हमने पढ़ा हुआ है. तो अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये आप इससे समझ सकते हो. सी, अब यहाँ पर सी डेफिनेशन के अंदर सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स इन द सेम क्लास. मेथड ओवरलोडिंग के अंदर देखो हम क्या करते हैं, मैं हमेशा आपको एडिशन वाला एग्जांपल देती हूँ. तो आपने क्या किया, आपने बनाया है ऐड वाला फंक्शन. ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा खुद आप जो है इसको इमेजिन करो. ऐड का फंक्शन आपने बनाया, उसमें दो पैरामीटर्स रखे हैं, इंटीजर ए इंटीजर बी. अब आप उसके अंदर प्रोसेस कर पा रहे हो क्या, उसके अंदर आपने फंक्शन में लिखा है कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए a प्लस बी, लेकिन दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल नॉट वर्क इफ योर पैरामीटर्स विल बी 3 और 4. तो आपने क्या किया, उसी सेम नाम से मेथड बना दिया ऐड मेथड, एंड उसी के अंदर आपने क्या किया, इंटीजर ए इंटीजर बी इंटीजर सी रख लिया. ठीक है, अब आपने उसके अंदर जो रिजल्ट वेरिएबल बनाया उसके अंदर आपने a प्लस बी प्लस सी कर दिया. मतलब कि अब आपका जो यूजर है वो जो नंबर्स को देगा, लेट से अगर उसने 2 नंबर्स दिए तो वो ऐड कौन से वाले फंक्शन को कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसमें 2 पैरामीटर्स थे. अगर 3 दिया तो 3 वाले फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी. सो दैट इज नथिंग बट योर मेथड ओवरलोडिंग. ये कब होगा, जब आपके मेथड का नाम सेम होगा एंड डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे. लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में हमारे पास पैरामीटर्स और नेम दोनों भी सेम होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. एंड क्या इसके अंदर इनहेरिटेंस होता है, नहीं, इसमें हमने इनहेरिटेंस कहीं पे पढ़ा ही नहीं है. जस्ट हम सेम ही क्या कर रहे हैं, हम चाहे तो क्लास में बना सकते हो या फिर आप मेन फंक्शन में डायरेक्ट फंक्शंस बना सकते हो. एंड आपने सिंपल 2 डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं सेम नेम से एंड डिफरेंट पैरामीटर से. तो यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस की जरूरत है. फाइन. नाउ इसका क्लास स्कोप अगर हम डिफाइन करें तो इट हैपेंस विद इन अ क्लास. तो समझ रहे हो, यहाँ पर उसी क्लास के अंदर होना चाहिए, एंड यहाँ पर इट हैपेंस बिटवीन द पेरेंट एंड योर चाइल्ड क्लास. क्या यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का कौन सा टाइप होता है, तो बेसिकली यहाँ पर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा होता है, यहाँ पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा होता है. मेथड सिग्नेचर के अंदर इट मस्ट बी डिफरेंट नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर्स. तो मेथड सिग्नेचर जो है वो आपका डिफरेंट होता है एंड मस्ट बी सेम एज द पेरेंट मेथड. ठीक है, समझ में आ रहा है. यहाँ पर मेथड सिग्नेचर की बात हो रही है, मतलब कि मेथड्स के पास कितने मतलब पैरामीटर्स होंगे, तो क्या डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे या फिर सेम पैरामीटर्स होंगे. तो यहाँ पर पैरामीटर्स के टाइप की और नंबर की बात हो रही है. तो यहाँ पर टाइप भी अलग हो सकता है एंड नंबर्स भी अलग हो सकते हैं. यहाँ पर सब कुछ सेम होना चाहिए. एग्जैक्टली. फाइन. अब रिटर्न टाइप की बात करें तो इट कैन बी सेम और डिफरेंट. तो ऑब्वियसली रिटर्न टाइप कैन बी सेम और डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड यहाँ पर हर चीज सेम ही चल रही है. कीवर्ड कौन सा यूज होता है, तो यहाँ पर कोई स्पेशल कीवर्ड हम यूज नहीं करते, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग के लिए हम एक ओवरराइड एनोटेशन यूज कर सकते हैं. ऑप्शनल है बट रेकमेंडेड है. तो यहाँ पर तो हमने इसको यूज नहीं किया, बट यू कैन यूज ओवरराइड ऑल्सो. ठीक है, आपने बहुत बार अगर देखा होगा कोड, तो बेसिकली उसमें ओवरराइड लिखा होता है. अगर सपोज आपने जीपीटी वगैरह पे देखा होगा, तो वो आपको समझ लेना है कि वहां पर क्या हो रहा है, आपका मेथड
ओवरराइडिंग हो पा रहा है. फाइन, नाउ लेट अस सी डायनामिक मेथड डिस्पैच. तो सी बहुत सिंपल सिंपल जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर आपके कवर हो गए. नाउ वी विल सी दिस टॉपिक विच इज योर डायनामिक मेथड डिस्पैच. तो यहाँ पर क्या है ना, dynamic method dispatch allows Java to support overriding of a method which is central for runtime polymorphism. मतलब कि जो dynamic method dispatch है ये एक mechanism है जो कि Java को allow करता है to choose the method to call at runtime, not at compile time. ठीक है, तो method overriding अभी हमने पीछे difference में देखा कि यहाँ पर क्या होता है, ये run time होता है, ये compile time नहीं होता. तो run time के अंदर हमें किस मेथड को कॉल करना चाहिए, तो जावा को कैसे पता चलेगा जबकि दोनों का नाम सेम है. तो उस पर्टिकुलर चीज को कौन सा मैकेनिज्म मतलब क्या कह सकते हैं उसको प्रोसेस करता है, बेसिकली इट इज योर डायनामिक मेथड डिस्पैच. फाइन, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सी इट अलाउज अ क्लास टू स्पेसिफाई मेथड्स दैट विल बी कॉमन टू ऑल इट्स डेरिवेटिव्स while allowing subclasses to define the specific implementation of some or all of those methods. तो बेसिकली देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ. अब डायनामिक मेथड डिस्पैच क्या कर रहा है ये आप समझ गए हो कि ये एक मैकेनिज्म है जिससे हमारा जो जावा है वो एक मेथड को चूज कर सकता है. एंड क्यों इसको हमने बोला जा रहा है कि जावा चूज करेगा, बिकॉज इट इज अ रन टाइम प्रोसेस नॉट अ कंपाइल टाइम प्रोसेस. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसी से हमारी मेथड ओवरराइडिंग हो रही है विच इज द कोर आइडिया बिहाइंड योर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स सेम फॉर्म्स. ठीक है, तो मैंने इसको पढ़ाते वक्त ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. तो इससे हमें पता चलता है लाइक दिस लेट्स अस राइट मोर फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड. ओके, एंड ये वर्क कैसे करता है, तो ये वर्क ऐसे करता है कि एक पेरेंट क्लास रेफरेंस होता है एंड इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एक पेरेंट क्लास आपका रेफरेंस है, उससे आप चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो. एंड जब एक मेथड को कॉल किया जा रहा है उस रेफरेंस से, तो चाइल्ड क्लास वर्जन जो होता है ना मेथड का वो ही एग्जीक्यूट होता है और पेरेंट क्लास का वर्जन एग्जीक्यूट नहीं होता. और ये जो है डायनामिक होता है बिकॉज इट डिसाइड्स विच मेथड टू रन एट रन टाइम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है एंड वही मैंने आपको बताया कि ये वर्क कैसे करता है. तो वही इम्प्लीमेंटेशन इट इज गिवन ओवर हियर. यहाँ पर भी इसके बारे में डिटेल्स हैं. सी अब नो, यहाँ पर वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, सी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बहुत सिंपल है. सी व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली, तो हम क्या करते हैं ना, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पहले समझा देती हूँ. आपके पास एक क्लास के अंदर आपने सपोज एक मेथड बनाया. लेट सपोज हमने रन करके, ठीक है, रन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे रन करके आपने सिंपल एक मेथड को डिफाइन कर दिया. उसके अंदर आपने ना इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ लिखा नहीं. ठीक है, कुछ नहीं लिखा, आपने इनको ब्लैंक छोड़ दिया. तो उस केस में आपने क्या किया, क्लास ए के अंदर इसको ऐसे ही छोड़ दिया. अब नीचे जाके आपने क्लास बी डिफाइन करी जिसमें आपने क्लास ए को एक्सटेंड करा, मतलब इनहेरिट करा. अब जाके उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उस रन को क्या कर रहे हो आप, उसके अंदर का मतलब जो उसके अंदर की डिटेल्स है, उसके अंदर का प्रोसेस है, आप वो वहां पर लिख रहे हो. ठीक है, मतलब आपने इनहेरिट करने के बाद उसके अंदर प्रोसेस लिख रहे हो. तो इसीलिए ये जो आपकी क्लास हो गई ना जो आपने ऊपर लिखी है, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, तो अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बेसिकली यू मतलब मेंशन इट एंड ऑल्सो इसको आप इनिशियलाइज नहीं करते, या फिर हम इसको बोलते हैं इंस्टैंशिएट नहीं करते. सी इट कैन नॉट बी इंस्टैंशिएटेड, मतलब यू कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट डायरेक्टली. उसका डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो. फाइन, ओके. सी इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं. तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर आपकी कोई बॉडी नहीं होती, मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि इसकी कोई बॉडी नहीं है. ठीक है, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के अंदर बॉडी होती है. फाइन, तो दोनों भी इसके अंदर आपकी दोनों भी टाइप के मेथड्स आते हैं. इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड,
मतलब यहाँ पर हम एक कॉमन स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं और हमारा जो चाइल्ड क्लास है उसका एक्चुअल लॉजिक डिजाइन करता है। एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। ठीक है, द जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास विच कैन नॉट बी इंस्टैंशिएटेड। ठीक है, हम जावा के अंदर क्लास को इंस्टैंशिएट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, मीनिंग यू कैन नॉट क्रिएट न्यू इंस्टेंसेस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, द पर्पस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज टू फंक्शन एज अ बेस फॉर द सब क्लासेस। मतलब कि सुपर क्लास एक बेस बना के दे रहा है, एक फॉर्मेट बना के दे रहा है, एक टेम्पलेट बना के दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप जो चाइल्ड क्लासेस है अपने अपने हिसाब से उसको मतलब डिजाइन करेंगे। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा पा रही हूँ। फाइन, सो दिस इज द कंप्लीट थिंग ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पर इसके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। पहला है एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसको हम इंस्टेंशिएट नहीं करते, मतलब डायरेक्टली इसके ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड्स आल्सो, एंड it can have final methods which will force the subclass to change the body of the method। तो ये कुछ आपके जो है रूल्स हैं जिनको आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर देखो इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यहाँ पर बोला जा रहा है। अब ये इंटरफेस क्या होता है, तो बेसिकली इंटरफेस को जो है वो आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस के को सपोर्ट कर रहा होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि इसके अंदर हम कोई मतलब बार बार इनहेरिट नहीं कर पा रहे हैं उसको, है ना। इनहेरिटेंस डजंट कंटेन डेटा मेंबर। ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर आपका कोई डेटा मेंबर नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपका डेटा मेंबर होता है। इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं। इंटरफेस कंटेन्स ओनली इनकम्प्लीट मेंबर, यानी कि सिर्फ उसका सिग्नेचर आपके पास होता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास इनकम्प्लीट भी होता है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, कभी कभी कंप्लीट मेंबर भी कंसीडर कर लिया जाता है। और इंटरफेस कैन नॉट हैव एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, जो कि हम मतलब बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज अज्यूम्ड एज पब्लिक। आपको पता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये सारे आपके होते हैं। तो यहाँ पर सब चीजें बाय डिफॉल्ट पब्लिक कंसीडर की जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, लाइक फॉर योर सब क्लासेस, फॉर योर फंक्शंस, फॉर योर प्रॉपर्टीज। ओके, द मेंबर ऑफ योर इंटरफेस कैन नॉट बी स्टैटिक एंड ओनली कंप्लीट मेंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी स्टैटिक। तो यहाँ पर आपने कुछ इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ा है, हो सकता है ये डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स ओवर हियर। नाउ व्हाट व्हाई हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली। तो देखो यहाँ पर आपको इसका एक्चुअल समझ में आ जाएगा, अदरवाइज समझ में आ गया ही होगा आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होता है। तो सी यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि क्यों हमें मतलब जरूरत है, व्हाई वी नीड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन जावा। तो सपोज यू वांटेड टू क्रिएट अ क्लास शेप। ठीक है, आपके पास एक शेप क्लास है, उसके अंदर सब क्लासेस क्या है, ओवल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, हेक्सागोन। मतलब कि शेप आपकी क्या है, पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास है, और आपका ओवल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और हेक्सागोन क्या है, आपकी सब क्लासेस है, मतलब कि चाइल्ड क्लासेस है। अब यू डोंट वांट टू अलाउ क्रिएशन ऑफ अ शेप। ठीक है, only particular shapes make sense, not generic ones। तो if shape is abstract you can't create a new shape। मतलब कि अगर कोई shape abstract है तो उससे आप new shape को create नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सी यू कैन क्रिएट अ न्यू ओवल, अ न्यू रेक्टेंगल एक्सेट्रा। द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर गुड फॉर डिफाइनिंग अ जनरल कैटेगरी कंटेनिंग स्पेसिफिक कॉन्क्रीट क्लासेस। मतलब कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर कोई सी इफ शेप इज एब्स्ट्रैक्ट यू कांट क्रिएट अ न्यू शेप। मतलब कि अगर आपने किसी शेप क्लास को, अगर ये जो शेप क्लास है अगर इसी को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो जावा विल नॉट अलाउ अस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप शेप। ठीक है, एंड इससे हम क्या कर पाएंगे, हम एक मतलब सब क्लासेस को यहाँ पर एनफोर्स कर पाएंगे, जैसे यहाँ पर ओवल, रेक्टेंगल वगैरह है, एंड दे कैन बी क्रिएटेड एज द ऑब्जेक्ट्स। फाइन, और यहाँ पर बोला जा रहा है यू कैन क्रिएट न्यू ओवल, न्यू रेक्टेंगल। तो वाइल यू कैन नॉट क्रिएट अ प्लेन शेप ना, तो आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हो किसके, सब क्लासेस के। आप सिर्फ पेरेंट का ही तो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, आप सब क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आपको समझ में आया है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं इससे आप एक ब्रॉड कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो। मतलब आपने जैसे शेप को डिफाइन कर दिया, अब शेप में तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो बहुत सारे क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। और यहाँ पर ये मतलब जो रियल यूजेबल क्लासेस होंगी वो आपकी ओवल रेक्टेंगल ही होंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम कॉन्क्रीट क्लासेस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट क्लासेस बोलते हैं बिकॉज यू कैन क्रिएट देयर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं किसका कर पाएंगे, हम अब शेप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे बिकॉज इट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझ में आ गया? तो अगर किसी ब्रॉड टर्म का हमें क्लास बनानी है तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट में बना रहे होते हैं। फाइन। नाउ ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा, तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर क्या है, सी ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा बाय डिफॉल्ट। इन अदर वर्ड्स इट इज द टॉप मोस्ट क्लास ऑफ जावा। तो जावा के अंदर हर क्लास जो है यू क्रिएट ऑटोमेटिकली, वो क्या करती है, इनहेरिट करती है एक क्लास से। और वो क्लास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास होती है, जो बाय डिफॉल्ट आपके क्या कहते हैं, जावा के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है इट इज लाइक द रूट या फिर टॉप मोस्ट क्लास आप बोलते हो जावा क्लास के अंदर, जावा क्लास हायरार्की के अंदर। ठीक है, तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इफ यू आर न्यू टू जावा। तो ऑब्जेक्ट क्लास जो होती है बेसिकली ये आपकी टॉप मोस्ट क्लास होती है। तो जब भी आप एक पेरेंट क्लास बनाते हो, वो पेरेंट क्लास की भी आपकी पेरेंट टॉप मोस्ट क्लास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट। नाउ द ऑब्जेक्ट क्लास इज बेनिफिशियल इफ यू वांट टू रेफर एनी ऑब्जेक्ट हुज टाइप यू डोंट नो। ठीक है, मतलब समटाइम्स यू माइट नॉट नो एग्जैक्टली कि कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है आपके पास, है ना। तो इन सच केसेस यू कैन यूज द रेफरेंस ऑफ योर टाइप ऑब्जेक्ट बिकॉज हर क्लास का जो है, एवरी क्लास इज अ चाइल्ड ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ये याद रखो, जितनी भी आप पेरेंट क्लासेस बना रहे हो वो किसकी चाइल्ड है, वो ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड है। तो सबका टॉप पे कौन बैठा है, ऑब्जेक्ट क्लास बैठा है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ गेट ऑब्जेक्ट मेथड एंड दैट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, but it can be any type like employee, student, etc. So we can use the object class reference to refer that object. ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर इमेजिन करो कि आपके पास एक मेथड है विच इज योर गेट ऑब्जेक्ट, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। समटाइम्स वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, कभी वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, या एनीथिंग एल्स। तो टू होल्ड द रिटर्न टाइप फ्रॉम द गेट ऑब्जेक्ट वी कैन यूज द वेरिएबल ऑफ योर टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इस तरीके से वी कैन रेफर टू एनी ऑब्जेक्ट इट रिटर्न्स, नो मैटर व्हाट स्पेसिफिक टाइप इट इज। फाइन, सी नाउ वी विल सी सम मेथड्स एंड सम देयर पर्पसेस। ठीक है, तो इन मेथड्स को आप अच्छे से पढ़ो। हो सकता है कि आपको डायरेक्टली कोई मेथड बोल दिया जाए एंड आपको उसका पर्पस पूछ लिया जाए। यहाँ पर पहला है आपका ऑब्जेक्ट क्लोन। तो ऑब्जेक्ट क्लोन मेथड जो है इसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट दैट इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट बीइंग क्लोन्ड। ठीक है, मतलब कि हम एक ऑब्जेक्ट की कॉपी को क्रिएट करते हैं। इमेजिन आप एक ऑब्जेक्ट मतलब यू हैव वन ऑब्जेक्ट and you want to like create an another object with the same values, तो आप क्या यूज करते हो, आप क्लोन मेथड का यहाँ पर यूज कर रहे होते हो। ठीक है, देन बूलियन इक्वल्स, उसको हम बूलियन इक्वल्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देते हैं। तो ये मेथड चेक करता है क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल है या नहीं, ये आपका डिसाइड कौन करता है, ये पर्टिकुलर फंक्शन से हम देख सकते हैं। देन वॉइड फाइनलाइज, तो इस मेथड से, दिस मेथड इज कॉल्ड जस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट डिलीट होने वाला होता है उससे पहले आपका फाइनलाइज जो है वो यहाँ पर फाइनलाइज मेथड कॉल हो रहा होता है। ठीक है, क्लास गेट क्लास। ठीक है, तो ये गेट क्लास से हमें क्या पता चलता है, ये हमें वो क्लास नेम रिटर्न करती है, क्लास नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। ठीक है, जैसे कि इफ यू डोंट नो द ऑब्जेक्ट टाइप तो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली गेट क्लास, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो है ना ऑब्जेक्ट टाइप है हमारे डेटा का। नाउ इंटीजर हैश कोड, तो यहाँ पे ये मेथड क्या रिटर्न करता है, यूनिक नंबर रिटर्न करता है फॉर ईच ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हैश कोड बोला जाता है। एंड ये बेसिकली ज्यादातर कहाँ यूज होता है, व्हेन वी स्टोर ऑब्जेक्ट्स इन कलेक्शंस, जैसे कि आपका हैश मैप वगैरह होता है, तो उस केस में आपका ये यूज किया जाता है। देन वॉइड नोटिफाई, तो ये नोटिफाई क्या है, ये मेथड यूज करते हैं जब हम मल्टी थ्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, तो मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है
है, उस केस में आप इस मेथड का यूज करते हो। तो इफ वन थ्रेड इज वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, तो आप नोटिफाई को यूज कर सकते हो, जो कि उसको वेकअप कर देगा, ठीक है। देन नोटिफाई ऑल, तो नोटिफाई ऑल क्या करेगा, नोटिफाई ऑल भी अगेन आपकी मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। एंड मतलब इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप ओनली वन थ्रेड, ठीक है। अब ये थ्रेड क्या है क्या नहीं है अभी के लिए आप थोड़ा सा समझो, हम ये मे बी ये लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो थ्रेड जो है बेसिकली यूनिट 5 के अंदर हम मे बी इसको पढ़ेंगे। तो ये जो थ्रेड है, हम यहाँ पर नोटिफाई में एक पर्टिकुलर थ्रेड को वेकअप कर रहे थे, यहाँ पर हम सारे के सारे थ्रेड्स को वेकअप करेंगे दैट आर वेटिंग, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग है, मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये क्या शो करता है, ये क्लास नेम एंड हैश कोड को शो करता है, बट वी कैन ओवरराइड इट एंड हम शो कर सकते हैं मीनिंगफुल डिटेल्स को, राइट। देन यहाँ पर आपके पास वेट है, वेट लॉन्ग मिली सेकेंड्स, वेट लॉन्ग मिली सेकेंड्स, इंटीजर नैनो सेकेंड्स। तो बेसिकली अगर वेट है तो वेट क्या करेगा, इनडेफिनेटली वेट आप मतलब नोटिफाई कर रहे हो, ठीक है। बाकी आप चाहते हो तो स्पेसिफिक टाइम तक वेट कर सकते हो, इवन मोर प्रिसाइज आप यहाँ पर वेटिंग दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेथड्स है ना, ये आपके ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स हैं। ऑब्जेक्ट क्लास कौन सी, आपकी टॉप क्लास, ठीक है। तो इस टॉप क्लास के ये सारे मेथड्स हैं, फाइन। हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स एंड उसके पर्पसेस बताओ, तो फॉर दैट पर्पस ये सब आपको याद होने चाहिए एंड बहुत सिंपल है, ठीक है। इनसे आपको क्लोनिंग कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, थ्रेडिंग कर सकते हो, गार्बेज कलेक्शन वगैरह, तो ये सब आप कर सकते हो। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी जावा क्लास हैज देम बाय डिफॉल्ट, क्लियर। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज योर पैकेज। तो इनहेरिटेंस का एंड मे बी हमने जो पार्ट है वो यहाँ पर कवर कर लिया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द पैकेज वाला पार्ट। तो सी पैकेज क्या होता है, तो अ जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेस एंड सब पैकेजेस। मतलब कि यहाँ पर आपका जो पैकेज होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके कंप्यूटर में फोल्डर होता है, तो जस्ट लाइक कि आप उसके अंदर म्यूजिक फाइल्स रखते हो एक फोल्डर में, आपने एक फोल्डर पिक्चर्स के लिए बनाया है, एक फोल्डर सपोज आपने मूवी के लिए बनाया, तो वैसे ही जावा क्या करता है, सिमिलर क्लासेस को एक जगह मतलब डिफाइन करके रखता है, एक पैकेज की तरह उनको रखता है। तो पैकेज क्या है, जहां पर जावा ने सिमिलर टाइप की क्लासेस को एक साथ रखा हुआ है, तो दैट इज अ पैकेज। समझ में आ गई बात। अगेन आई एम रिपीटिंग यू कि जैसे कि हम लोग फोल्डर्स के अंदर क्या कर रहे थे, हमने एक फोल्डर बनाया, मतलब एक फोल्डर था हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक म्यूजिक फाइल्स के लिए एक फोल्डर बनाया, हमने पिक्चर्स के लिए एक अलग फोल्डर बनाया, मूवीज के लिए अलग बनाया, हमने कोडिंग के लिए अलग बनाया, हो सकता है नोट्स के लिए हमने अलग बनाया हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब वो जो एक एक फोल्डर है बेसिकली वो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिमिलर चीजें उसके अंदर भर के रखी। तो वैसे ही हमारे जावा के अंदर जो पैकेज होता है, उस पैकेज के अंदर क्या होते हैं, सिमिलर टाइप्स के आपकी क्लासेस हो सकती हैं, इंटरफेसेस वगैरह, सब क्लासेस वगैरह। आप सिमिलर टाइप्स की चीजें एक जगह जो है डिफाइन करके रखते हो, तो दैट इज अ पैकेज, ठीक है। पैकेज में कभी कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जावा का। तो सम ऑफ द एग्जिस्टिंग पैकेजेस इन जावा जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो है आपका एक java.io। तो ये जो java.io है ये एक पैकेज है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट की सारी क्लासेस हैं, जिससे आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो डेटा। तो बेसिकली वो सारी आपकी जो क्लासेस हैं वो java.io पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। java.lang पैकेज के अंदर मतलब बेसिक पैकेज है आपका ये, जिसमें कोर क्लासेस हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गई, मैथ हो गई, ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ऐसी बेसिक जो क्लासेस हैं वो आपकी java.lang में प्रेजेंट है। तो पैकेज का आई होप आपको फील यहाँ पर आ गया है। नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ द जावा पैकेज। तो जावा पैकेज इज यूज्ड टू कैटेगराइज द क्लासेस। तो ये तो हम समझ गए, क्योंकि एक पैकेज के अंदर सिमिलर टाइप्स ऑफ चीजें हैं, तो हम कैटेगराइज कर पा रहे हैं क्लासेस को, इंटरफेसेस को, सो दैट दे कैन बी इजीली मेंटेन्ड, है ना। और जावा पैकेज प्रोवाइड्स एक्सेस प्रोटेक्शन। एक्सेस प्रोटेक्शन मतलब कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि विच क्लास कैन एक्सेस व्हाट, ठीक है। देन जावा पैकेज रिमूव्स नेमिंग कोलिजन, मतलब कि अगर दो क्लासेस के पास सेम नेम है बट अगर वो डिफरेंट पैकेजेस के अंदर हैं, तो जावा उनको मतलब परफेक्टली हैंडल करेगा। ऐसा नहीं है कि वो दो अलग पैकेजेस के हैं, अगर उनका
नाम सेम हो गया तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम पैकेजेस को अलग ही डिफाइन करते हैं। पैकेज को डिफाइन करने का सिंटैक्स ये है, आप इसको लिख सकते हो, चाहो तो याद कर सकते हो। पैकेज आप लिखते हो एंड देन उस पैकेज का नाम लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल पैकेज java.io, पैकेज java.lang, ऐसे ही और भी सारे पैकेजेस हैं, आप उनकी लिस्ट अगर आपको जो भी जितने भी पता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ये वाला टाइम स्टैम्प डाल के, ताकि और लोगों को पता चले कि कितने पैकेजेस होते हैं एंड आपका भी रिवीजन हो जाए। फाइन, तो ये सिंटैक्स होता है पैकेज का। देन लेट अस सी व्हाट इज एन इंटरफेस इन जावा। ठीक है, तो इंटरफेस कुछ नहीं होता है, आपकी क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, आपकी जो क्लास है ना उसका ब्लूप्रिंट होता है आपका इंटरफेस। इट हैज स्टैटिक कांस्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप मेथड डिक्लेरेशन कर सकते हो, लेकिन मेथड की बॉडीज नहीं लिखते हो। ठीक है, इंटरफेस में आप क्या करते हो, मेथड डिक्लेयर कर देते हो लेकिन मेथड की बॉडीज नहीं लिखते हो। दैट मीन्स इट टेल्स व्हाट अ क्लास शुड डू बट नॉट हाउ टू डू इट। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट वाला देखा था, तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमारी पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट थी। यहाँ पर हम मेथड्स करेंगे, जैसे मैंने अभी उसके अंदर आपको रन वाला दिखाया था, तो दैट इज नथिंग बट इंटरफेस। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप पहले ही डिक्लेयर कर दे रहे हो, अब आपकी जो क्लासेस होंगी उसकी जो मेन डिटेल्स हैं वो वहां पर फिल कर रही होंगी। ठीक है, तो द इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग योर मल्टीपल इनहेरिटेंस विच इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली विद द क्लासेस इन जावा। फाइन, तो यहाँ पर आप याद क्या रखोगे इस स्लाइड से, आई विल से कि सबसे पहले इसके अंदर क्या होते हैं, देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। जो इंटरफेस होता है बेसिकली उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ओनली, इट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ओनली। देन इट कैन हैव कॉन्स्टेंट्स, मतलब कि कुछ आपके फाइनल वेरिएबल्स वगैरह होते हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इसकी कोई बॉडी नहीं होती। ठीक है, इट कैन नॉट हैव अ मेथड बॉडी। तो जो क्लास हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंटरफेस जो होगा वो उसी मेथड के अंदर डिफाइन होगा। फाइन, सो व्हाई शुड वी यूज इंटरफेसेस? सी, why should we use interfaces? So there are mainly three reasons to use interface. See, first reason is what? It is used to achieve abstraction. तो abstraction achieve होता है। abstraction का मतलब क्या है भाई, UPS में पढ़ा हुआ है, आप इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हो एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स ही डिस्प्ले करते हो। तो ये एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए आप इंटरफेस का यूज करते हो। बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब कि एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो यहाँ पर इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग, मतलब कि आप इजीली चेंज कर पाते हो, अपडेट कर पाते हो पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेस का जो है ना मतलब क्यों हम यूज करते हैं इंटरफेस, बेसिकली ये है। तो देखो आप क्या यूज करते हो, आप यहाँ पर यूज करते हो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का। तो अभी तक हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा, आप जब क्या कहते हैं इनहेरिटेंस करते हो तब आप एक्सटेंड्स का यूज करते हो, एंड जब यहाँ पर आप इंटरफेस को डिफाइन करते हो दैट टाइम व्हाट यू यूज, दैट टाइम यू यूज इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। ठीक है, देखो बहुत इजी मिस्टेक जो है ना स्टूडेंट्स करते हैं, एक्सटेंड्स को एक्सटेंड लिख के आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट्स को इम्प्लीमेंट लिख के आ जाते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग कीवर्ड। आपको एरर आ जाएगा एंड एग्जाम में मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। तो बी अवेयर, थोड़ा सा फोकस करके लिखो एंड पढ़ते टाइम भी ऐसे पढ़ो कि आप उसको इम्प्लीमेंट्स पढ़ रहे हो, आप एक्सटेंड्स पढ़ रहे हो, ताकि वो आपको ध्यान में रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटरफेस डिफाइन करा है, यहाँ पर कोई क्लास डिफाइन नहीं करी, हमने इंटरफेस डिफाइन करा है जो कि है प्रिंटेबल। उसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब आप ये फंक्शन को देख पा रहे होगे, इसकी बॉडी है क्या, नहीं है। तो अब इसी प्रिंट फंक्शन को, जिसको हमने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करा है, वो जाके हम इस क्लास के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि उसका डेटा लिखेंगे, उसकी डिटेल्स लिखेंगे जो ये फंक्शन करना चाहिए। तो बेसिकली ये कैसे होगा, आपने एक क्लास डिफाइन करी लेट्स से A6 एंड उसमें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो इस इंटरफेस को, एंड वही सेम फंक्शन को आपने यहाँ पर जो है डिफाइन कर दिया। अब मेन फंक्शन में आके आपने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया, A6 का क्रिएट किया, एंड जब आप जाके इस प्रिंट फंक्शन को आप कॉल करोगे तो ये मुझे क्या दे देगा, देखो नीचे आपको आउटपुट में दिख रहा होगा, दैट इज योर हेलो। फाइन, सी यहाँ पर ये हेलो लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरफेस। इंटरफेस आप ऐसे जो है डिफाइन करते हो। तो बस याद रखो कि यहाँ पर जो है आप पैकेजेस का यूज करते हो ताकि आप जो मैंने अभी आपको पैकेजेस बताए तो वो पैकेजेस का आप यूज करते हो टू ऑर्गेनाइज योर कोड एंड अवॉइड कंफ्यूजन, और इंटरफेस का यूज करते हो व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ सेट ऑफ रूल्स जो कि एक क्लास फॉलो करनी चाहिए। फाइन, सो फॉर दैट पर्पस यू यूज दिस। अब नेक्स्ट देखते हैं, मे बी नेस्टेड होगा या मल्टीपल है। यू हैव मल्टीपल इनहेरिटेंसी। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा जो आप इंटरफेस का यूज करके कर सकते हो। तो देखो आपने दो इंटरफेसेस यहाँ पर डिफाइन किए, एक प्रिंटेबल इंटरफेस और एक शो इंटरफेस। अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक क्लास डिफाइन करी, लेट्स से A7, उसमें आप क्या कर रहे हो, प्रिंटेबल इंटरफेस को भी कॉल कर रहे हो एंड शोएबल इंटरफेस को भी कॉल कर रहे हो। दिख रहा है यहाँ पे, सी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप प्रिंटेबल को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, शोएबल को भी। मतलब कि एक टाइम पे आपने क्या किया, यहाँ पर दोनों भी इंटरफेसेस को कॉल किया। ठीक है, तो ये दोनों भी इंटरफेसेस आपके आ गए। सो दिस इज नथिंग बट योर मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा बाय यूजिंग योर इंटरफेस। ठीक है, अब आप यहाँ पर आके शो को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप प्रिंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एंड जब आप मेन फंक्शन में जाके इस A7 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एंड प्रिंट एंड शो फंक्शंस को कॉल करोगे, तो जो इनके अंदर की डिटेल्स है वो आपके यहाँ पर आउटपुट में आ जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डू मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। नाउ लेट अस सी नेस्टिंग अप्लाइंग। तो यहाँ पर नेस्टिंग कैसे आप कर सकते हो इंटरफेसेस के अंदर। सो एन इंटरफेस दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन अनदर इंटरफेस और क्लास इज नोन एज नेस्टेड इंटरफेस। मतलब कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक नेस्टेड इंटरफेस वो होता है जो कि इंटरफेस आपके दूसरे इंटरफेस या फिर दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन है, उसको आप नेस्टेड इंटरफेस बोलते हो। इट्स लाइक कीपिंग अ स्मॉल फाइल इनसाइड योर फोल्डर। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो हम इसे करना क्यों है, बेसिकली सी द नेस्टेड इंटरफेसेस आर यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड इंटरफेसेस सो दैट दे कैन बी इजीली मेंटेन। फाइन, सो दिस कैन बी आपके इजीली मेंटेन। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। and the nested interface must be referred to by the outer interface or class. It can't be accessed directly. मतलब कि जो आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पर आप नेस्टेड कर रहे हो, मतलब कि एक इंटरफेस आपका है, उसी के अंदर आप दूसरे इंटरफेस को कॉल कर रहे हो। तो जब आप उसको कॉल कर रहे होगे या फिर एक्सेस कर रहे होगे तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आपको आउटर क्लास को रेफर करना पड़ेगा उसको कॉल करने के लिए। आप उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हो, जो कि आपका नेस्टेड वाला है। फाइन, तो ये आपको याद रखना है। होप आई मेड दिस थिंग क्लियर। अब कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, सी सो देर आर गिवन सम पॉइंट्स दैट शुड बी रिमेंबर्ड बाय द जावा प्रोग्रामर। फर्स्ट इज द नेस्टेड इंटरफेस मस्ट बी पब्लिक। ये याद रखो, जो नेस्टेड इंटरफेस होगा आपका वो हमेशा पब्लिक होना चाहिए इफ इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द इंटरफेस। ठीक है, जो इंटरफेस के अंदर आपका इंटरफेस डिफाइन हो रहा है ना, तो वो इंटरफेस आपका पब्लिक होना चाहिए। फाइन, बट इट कैन हैव एनी एक्सेस मॉडिफायर इफ डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास। एंड नेस्टेड इंटरफेसेस जो है हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक होते हैं। फाइन, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सी यहाँ पर सिंटैक्स है, कैसे आप यहाँ पर नेस्टेड इंटरफेस डिक्लेयर करते हो। तो यहाँ पर इंटरफेस है एंड इंटरफेस का नाम है, एंड उसी के अंदर आपने एक और इंटरफेस को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया विच इज योर नेस्टेड वन। ठीक है, एंड अगर आप क्लास के अंदर भी कर रहे हो, क्योंकि क्लास के अंदर भी इंटरफेस होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज योर नेस्टेड वन। तो यहाँ पर क्लास के अंदर भी है तो आप क्लास के अंदर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। आई होप यू गॉट दिस सिंपल नेस्टेड सिंटैक्स ओवर हियर। अब देखो यहाँ पर ये जो है आपका एग्जाम्पल है। सी ट्राई टू गिव एज मच ऑफ कोडिंग एग्जाम्पल्स एज यू कैन। ठीक है, इन योर पेपर जितने आप कोड्स लिखोगे ना उतना आपका जो है आंसर का वेटेज है वो बढ़ जाता है। तो आप जितना चाहो, अब देखो अगर आपने जावा में कर लिया होगा डीएसए, अगर आपने पहले से खुद से ही पढ़ लिया होगा ना जावा में, तो बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि देखो पीपीएल में आपको डायरेक्टली दे दिया है, बेसिक चीजें हमने पढ़ी लेकिन इतना परफेक्टली सिंटैक्स को पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रहे होगे या फिर अगर अभी भी आपके पास टाइम है, एग्जाम से पहले आप देख रहे हो, एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स जो आपको एक मतलब सिंटैक्स लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है जावा में, सो दैट आप ना ये चीजें लिख पाओगे। अब ये जो कोड है मैं आपको कितने इजीली समझा पा रही हूँ एंड आप समझ भी रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप बाद में जाके इसमें कुछ C++ का ऐड कर दो इफ यू आर लाइक आप उसके अंदर प्रो हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है एंड अच्छे से कोड्स को लिखना है। इसीलिए मैंने बहुत सारे स्निपेट्स लगाए हैं पीपीटी के अंदर, एंड
प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे जो मेरे हैंड रिटन नोट्स मैंने पीपीएल के यूनिट 4 के डाले हुए हैं, उनके अंदर मैंने बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट का कोड लिखा हुआ है। तो हर एक कॉन्सेप्ट का कोड वहां पे से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने सी अभी भी नहीं लिया है, यू कैन गो एंड परचेज द गूगल डिस्क्रिप्शन फॉर्म इज देयर, यू कैन जस्ट फिल दैट एंड या आपको मिल जाएगा उसके अंदर जो एक्सेस है प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का। अदरवाइज सारी चीजें जो है कवर्ड हो चुकी हैं। तो आई होप कि आपको ये कोड जो लिखना है ये कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ गया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस नेस्टिंग अप्लाइंग। तो देखो आपके पास एक इंटरफेस है जो कि है शोएबल, उसमें शो मेथड यहाँ पर आपने डिक्लेयर करा है, एंड एक इंटरफेस है मैसेज जिसके अंदर मैसेज इंटरफेस आपने डिक्लेयर करा है। अब आप बाहर जाके एक क्लास के अंदर क्या कर रहे हो, आपने एक क्लास डिफाइन करी है, उसमें आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो, इस शोएबल का मैसेज। तो देखो इस वाली पर्टिकुलर इंटरफेस को आप कैसे कॉल करोगे, आप ऐसे कॉल करोगे शोएबल डॉट मैसेज। अब समझ गए आप कि हमें क्यों जो उसका आउटर इंटरफेस है उसकी इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली इस मैसेज वाले इंटरफेस को कॉल नहीं कर सकते, आपको शोएबल का यूज ही करना पड़ेगा, मतलब आपको आउटर इंटरफेस का यूज ही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मैसेज का जो है आपका, इसको आप डिफाइन कर सकते हो। एंड या इसके अंदर मैंने लिख दिया है ये जो भी मुझे इसके अंदर लिखना है बेसिकली। एंड जब मैं जाके क्या करूंगी, देखो शोएबल डॉट मैसेज का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, एंड उसके अंदर मैं न्यू क्या क्रिएट कर रही हूँ, सी न्यू मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो नाउ द थिंग इज दैट कि मेरे पास जो प्रिंट होके आएगा बाय कॉलिंग दिस पर्टिकुलर मैसेज फंक्शन इज योर हेलो नेस्टेड इंटरफेस। ठीक है, तो ऐसे आप नेस्टेड जो है ना अप्लाई करते हो किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। नाउ लेट अस सी वेरिएबल इन एन इंटरफेस। सी सो यहाँ पर वेरिएबल हम इंटरफेस के अंदर कौन से यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली तीन है जो हम यूज करेंगे, पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। तो यही वेरिएबल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट हम इंटरफेस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इवन इफ यू डोंट राइट दीज कीवर्ड्स ना, तो जावा ऑटोमेटिकली उनको ऐड कर देता है। ठीक है, तो सी इफ एनी वेरिएबल इज एन इंटरफेस इज डिफाइंड विदाउट सी पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड्स, तो कंपाइलर क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली उनको ऐड कर देता है। नो एक्सेस मॉडिफायर इज अलाउड एक्सेप्ट द पब्लिक फॉर इंटरफेस वेरिएबल। तो हम ना ही प्राइवेट कर सकते हैं ना ही उनको प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है वो ही रहेगा, विच इज योर पब्लिक। सो ओनली पब्लिक इज अलाउड। then every variable of an interface must be initialized in the interface only। तो हर इंटरफेस का वेरिएबल जो है वो इंटरफेस के अंदर ही आपका जो है ना डिफाइन होना चाहिए। the class that implements an interface cannot modify the interface variable। तो ये जो इंटरफेस वेरिएबल होंगे ना, ये आपकी क्लास भी उनको एडिट नहीं कर सकती, अपडेट नहीं कर सकती, बट इट मे यूज एज इट डिफाइंड इन द इंटरफेस। मतलब कि क्लासेस जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं वो उन वेरिएबल का यूज तो कर सकती हैं, लेकिन उनको मॉडिफाई नहीं कर सकती हैं, बिकॉज वो क्या होते हैं, वो फाइनल होते हैं। फाइन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये देखो टेम्पलेट, तो टेम्पलेट का एग्जांपल क्या है, देखो सबसे पहले आपका यहाँ पर इंटरफेस है, एंड इंटरफेस का नाम आपने लिख दिया जो भी आपका नाम होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपने एक डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन किया है, जो कि वो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, आपका स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपने उसका वेरिएबल नेम दिया है एंड वैल्यू दी है, एंड रिटर्न आपने रिटर्न टाइप दे दिया है, एंड मेथड नेम। तो ये एक टेम्पलेट है जो कि आप हमेशा एक वेरिएबल्स को यूज करने के लिए इंटरफेस में यूज करते हो। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पलेट। नाउ एक्सटेंड इंटरफेसेस की बात करें तो व्हेन वन इंटरफेस इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर इंटरफेस, that sub interface inherits all the methods and constants that its super interface declared। मतलब कि ये वही वाली बात है जैसे क्लास में होता है ना, आपके पास एक क्लास है जो कि क्लास ए है, एंड आपने उसको इनहेरिट करा है किसमें, क्लास बी के अंदर। ठीक है, तो सॉरी क्लास बी के अंदर आपने क्या किया है, उसको इनहेरिट करा है। तो इस ए की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज किस में आ गई, आपकी बी में आ गई। तो वैसे ही इनहेरिटेंस के अंदर होता है, क्या होता है कि वन इंटरफेस जब इनहेरिट करता है दूसरे इंटरफेस को, तो ये जो सब इंटरफेस होता है उसमें उसके ए की सारी प्रॉपर्टी, सारे मेथड, सारे कॉन्स्टेंट जो है वो डिक्लेयर हो जाते हैं। फाइन, इन एडिशन इट कैन ऑल्सो डिक्लेयर न्यू एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और कॉन्स्टेंट। तो ये तो हमें पता है, जैसे हम क्लास में करते हैं हम इसके अंदर न्यू मेथड्स को ऐड कर सकते हैं, तो
वैसे यहाँ पर इंटरफेसेस के अंदर भी हम न्यू एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स या फिर कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो टू एक्सटेंड एन इंटरफेस यू कैन यूज द एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो यहाँ पर भी एक्सटेंड कीवर्ड का ही यूज होता है। जैसे हम यहाँ पर इनहेरिटेंस करने के लिए, क्लास के अंदर इनहेरिटेंस करने के लिए करते हैं, सिमिलर पैटर्न में इंटरफेसेस के अंदर इनहेरिटेंस जो होता है वो उसके अंदर भी आप एक्सटेंड्स कीवर्ड का ही यूज करते हो, जस्ट एज यू डू इन योर क्लास डेफिनेशन। Unlike a subclass which can directly extend only one subclass, an interface can directly extend multiple interfaces। तो एक इंटरफेस जो है बहुत सारे इंटरफेसेस को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। मतलब कि एक इंटरफेस के बहुत सारे सब इंटरफेसेस हो सकते हैं, मतलब एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड्स हो सकते हैं। सो दिस कैन बी डन यूजिंग दिस सिंटैक्स। यहाँ पर देखो ये पब्लिक डिफाइन किया है हमने, एक इंटरफेस उसका नाम दिया है, यहाँ पर हम एक्सटेंड्स लिखेंगे एंड फिर दूसरे इंटरफेस का नाम लिखेंगे। अब चाहे तो हम जितने चाहे उतने इंटरफेस कॉमा देके लिख सकते हैं एंड आवर बॉडी विल कम नेक्स्ट। तो ऐसे आप क्या करते हो, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस को एक्सटेंड करते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सटेंड्स और इंप्लीमेंट्स का यहाँ पर डिफरेंस है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका डिफरेंस है। सी ये आप पढ़ सकते हो, सी बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड आप क्या करते हो, इनहेरिटेंस करते हो। ठीक है, अब चाहे वो क्लास में हो या फिर इंटरफेसेस के अंदर हो, दोनों में हमने समझ लिया है। अब ये जो इंप्लीमेंट्स यूज होता है ये कहाँ यूज होता है, जब एक क्लास को इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना होता है, क्योंकि इंटरफेस में तो सिर्फ हम डिक्लेयर करते हैं, उसकी जो हमें प्रॉपर्टीज मेथड्स की जो डिटेल्स है वो तो कहाँ पे भरनी है, इंप्लीमेंट हमें कहाँ पे करना है, क्लास में। तो वो जो क्लास इंप्लीमेंट करती है तब हम इंप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट सब क्लास दैट एक्सटेंड्स अ सुपर क्लास ओवरराइड ऑल द मेथड्स इन अ सुपर क्लास। ठीक है, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपकी जो सब क्लास है वो सबको ओवरराइड करे, वो कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, किसको, मेथड्स को। फाइन, इट इज कंपल्सरी दैट क्लास इंप्लीमेंटिंग एन इंटरफेस हैज टू इंप्लीमेंट ऑल द मेथड्स ऑफ दैट इंटरफेस। मतलब कि एक क्लास सारे इंटरफेस मेथड्स को इंप्लीमेंट करती है। फाइन, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। नाउ ओनली वन सुपर क्लास कैन बी एक्सटेंडेड बाय अ क्लास। मतलब ओनली वन क्लास जो है वो आपकी एक्सटेंड हो सकती है बाय यूजिंग एक्सटेंड। यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ इंटरफेस आप एक ही टाइम पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। नाउ अ नंबर ऑफ इंटरफेस कैन बी एक्सटेंडेड बाय इंटरफेस एंड इंटरफेस कैन नेवर इंप्लीमेंट एनी अदर इंटरफेस। मतलब कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। फाइन, सो दिस इज द थिंग, यहाँ पर सिर्फ क्लास इंप्लीमेंट कर सकती है। यहाँ पर आपकी कितने भी नंबर ऑफ इंटरफेसेस एक दूसरे को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस इंप्लीमेंट एक इंटरफेस को नहीं कर सकता। ये डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नाउ लेट अस सी द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, तो जावा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप। यानी कि हम चेक करना चाहते हैं कि ये क्या, ये जो क्लास है, ये मतलब ये जो पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट है, क्या ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है या इसी सब क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो हमें चेक करने के लिए हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर वो उसी को बिलोंग कर रहा होगा तो हम यस यानी कि ट्रू रिटर्न होता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होता है। सी द इंस्टेंस ऑफ इन जावा इज ऑल्सो नोन एज टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हमेशा याद रखना कि टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर आपके इंटरव्यूज में भी आता है। तो जब टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर आपसे बोला जाएगा तो इंस्टेंस ऑफ आपको यूज करना है इन जावा, बिकॉज इट कंपेयर्स द इंस्टेंस ऑफ विद द टाइप। ठीक है, टाइप के साथ आपका जो इंस्टेंस है वो यहाँ पे कंपेयर हो रहा होता है। इट रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स इफ वी अप्लाई द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर विद एनी वेरिएबल दैट हैज नल वैल्यू, इट रिटर्न्स द फॉल्स। ठीक है, तो अगर हम नल वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो मतलब जो उस वेरिएबल से कंपेयर करेंगे जिसके अंदर वैल्यू नल है बेसिकली, तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। तो देखो हम चेक कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो आपके पास क्लास है सिंपल वन एंड आपने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर, मेन क्लास के अंदर आपने सिंपल वन, एक यहाँ पर ये सिंपल वन क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर आप क्या प्रिंट करवा रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है एस इंस्टेंस ऑफ सिंपल वन। मतलब हम चेक कर रहे हैं क्या ये ऑब्जेक्ट आपकी क्या इसी क्लास से है ना। तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि यस ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे अगर हमें चेक करना होगा तो बेसिकली हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर से जो है चेक कर रहे होते हैं, हमें आंसर बुलियन फॉर्मेट में मिलता है ट्रू और फॉल्स के अंदर। नाउ लेट अस सी एक्सेप्शंस हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने पढ़ा हुआ भी है, हमने ट्राई कैच ब्लॉक्स पढ़े हुए हैं ऊप्स के अंदर, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। सी एन एक्सेप्शन इज अ कंडीशन दैट इज कॉज्ड बाय अ रन टाइम एरर इन द प्रोग्राम। देखो कभी भी एरर
आता है प्रोग्राम में तो हमारा जो एरर है वो क्या कर देता है, वो मतलब हम कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जो राइट लिखा हुआ है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अगर हमें पता है कि यहाँ पर कहीं एरर आने के चांसेस है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं एंड उससे हम क्या कर पाएंगे, अगर वो एरर आ रहा है तो उसकी जगह पे हम कुछ प्रिंट करवा सकते हैं कि एरर अकर्ड, एंड फिर हमारा जो आगे का एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू हो जाता है ना। तो अगर हमें आगे के एग्जीक्यूशंस को कंटिन्यू रखना होता है, फॉर दैट टाइम हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंड हर जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज होती है, आपकी कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। वाई? बिकॉज कि हमें एरर नहीं दिखाना होता है किसी भी वेब पेज पे, या किसी भी आपका एरर नहीं दिखाया जाता है। हो सकता है आपको 404 दिखाया जाए, तो वो सब क्या है, वो आपका इनबिल्ट एक्सेप्शंस है। फाइन, तो आपके एक्सेप्शंस वहां पर डिफाइन करे हुए हैं, अगर एरर आए तो आपको ये शो करना है। ऐसा नहीं कि पूरी आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाए या फिर पूरा सॉफ्टवेयर हैंग अप हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। Now when Java interpreter encounters an error, तो वो क्या करता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके थ्रो करता है, ठीक है। तो जब जावा के अंदर कोई एरर होता है तो जावा क्रैश नहीं होता डायरेक्टली, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो उस एरर को रिप्रेजेंट करे एंड उस एरर को वो थ्रो करता है। तो वो थ्रो जब करता है तो उसको कॉट कौन करता है, तो इफ द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉट एंड हैंडल्ड प्रॉपरली, द इंटरप्रेटर विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज एंड विल टर्मिनेट द प्रोग्राम। मतलब कि जावा इंटरप्रेटर डायरेक्टली क्या करता है, थ्रो कर देता है उस एरर के ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर हमने कोड नहीं लिखा हुआ एक्सेप्शन हैंडलिंग का कि अगर एरर आए तो उसको कैच करो एंड उसको इस तरीके से हैंडल करो, अगर ऐसा आ रहा है एरर तो ऐसा शो करो, तो बेसिकली अगर हमने ये नहीं लिखा होगा तो हमारा इंटरप्रेटर उस एरर मैसेज को डिस्प्ले करके प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता है। मतलब कि आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, आगे का कुछ भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। सो फॉर दैट पर्पस हमें एक्सेप्शन को, यहाँ पर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को कैच करना पड़ेगा। तो इफ द प्रोग्रामर वांट द प्रोग्राम टू कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग कोड, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आगे के आपके जो कोड है वो एग्जीक्यूट 100% होने चाहिए, तो प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए, ट्राई टू कैच द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। तो जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है वो आपका कैच होगा, इसकी गारंटी लेनी चाहिए, क्योंकि जावा तो इतना काम कर रहा है कि उसको थ्रो करने का भी काम कर रहा है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। सो बाय थ्रोन बाय द एरर कंडीशन एंड देन डिस्प्ले एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो बेसिकली यही एक्सेप्शन को हैंडल करने वाले प्रोसेस को एक्सेप्शन हैंडलिंग बोला जाता है। फाइन, सी द पर्पस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इज टू प्रोवाइड अ मींस टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एन एक्सेप्शन सर्कमस्टेंस सो दैट अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन। ठीक है, हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ताकि हम कुछ बता पाए या फिर कुछ डिक्लेयर कर पाए कि अगर ये एरर आ रहा है तो ऐसा करो। फाइन, तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ये हमें हेल्प करती है टू डिटेक्ट एरर्स एंड उनको हम रिस्पॉन्ड कर पाए प्रॉपरली विदाउट स्टॉपिंग द प्रॉब्लम या फिर प्रोग्राम सडनली। ठीक है, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या परफॉर्म करता है, ये टास्क परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो फाइंड आउट द प्रॉब्लम। ठीक है, अब तो इसका मतलब क्या है, आप हिट करते हो एक्सेप्शन को। तो जावा क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है कि क्या एरर हुआ है। उसके बाद इन्फॉर्म दैट एन एरर हैज ऑकर्ड, एंड जब इन्फॉर्म हो रहा होता है तो जावा क्या करता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको थ्रो करता है। उसके बाद रिसीव होता है वो एरर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आप कैच करते हो उसको, है ना। तो वो कैच कौन करता है, आप उसका कोड लिख रहे होते हो, तो यू कैच द एरर यूजिंग द कैच ब्लॉक एंड टेक द करेक्टिव एक्शंस। मतलब कि आप अपने हिसाब से उसको हैंडल करते हो। हैंडल करना मतलब कि कोड लिखना जो कि उस पर्टिकुलर एरर को हैंडल करे एंड मतलब यूजर को प्रॉपरली समझ में आ जाए कि ये टाइप का एरर हुआ है। फाइन, एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, सो द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स। ठीक है, अब इसमें 2 सेगमेंट्स होती हैं, वन टू डिटेक्ट एरर and to throw exceptions and the other to catch the exception and to take the appropriate action। मतलब से वही चीज होगी यहाँ पर, 2 पार्ट्स, मतलब कि आपका एक होगा ट्राई और एक होगा कैच। तो ट्राई के अंदर आप वो पॉसिबल कोड लिखोगे जहां पर आपके एरर होने के चांसेस हैं, एंड कैच के अंदर आप क्या करोगे, अगर एरर हो जाता है तो उसको आप कैच करोगे। ठीक है, फाइन। See here, the exception can occur only for many different reasons. ठीक है, following are some scenarios where an exception occurs। तो पहले तो अगर यूजर ने invalid data enter किया है तो हो सकता है, अगर एक फाइल that needs to be opened लेकिन वो फाउंड ही नहीं हुई है, मिली ही नहीं है, तो उस केस में एरर हो सकता है। नेटवर्क कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट इन द मिडल ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर JVM ही रन आउट ऑफ मेमोरी रन हो गया है। तो ऐसे कुछ नॉर्मल बेसिक केसेस हैं जहां पर आपका मोस्टली एरर
आता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग करना इम्पॉर्टेंट है। सी ऑल एक्सेप्शन टाइप्स आर सब क्लासेस ऑफ द बिल्ट इन क्लास, जो कि है आपका थ्रोएबल। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो बिल्ट इन क्लास है आपकी यहाँ पर वो कौन सी है, जहाँ पर हर एक्सेप्शन हर एरर जो है वो आपका आता है। तो रूट क्लास यहाँ पे कौन सी है आपकी, थ्रोएबल। तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप चाहो तो ऐसे बॉक्स कर लो एंड लिख लो। तो दिस इज योर थ्रोएबल, जो कि आपकी वो क्लास है विच इज द रूट क्लास, जो कि क्या है, एक्सेप्शन हायरार्की को हैंडल करती है, विच इज इनहेरिटेड बाय टू सब क्लासेस विच इज योर एक्सेप्शन एंड एरर। तो java.lang.throwable, ठीक है, java.lang.throwable ये क्लास है आपकी, जो कि रूट क्लास है आपके जावा एक्सेप्शन हायरार्की की, जिसमें आपका दो सब क्लासेस इनहेरिट हुई हुई हैं, जो कि आपकी एक है एक्सेप्शन और एक है एरर। तो एक्सेप्शन में क्या आता है, एक्सेप्शन में सारे एरर्स जो कि रिकवर हो रहे हैं, और एरर यानी कि जो सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे कि मेमोरी वगैरह इश्यूज आपके आ गए, तो ये यहाँ पर होता है। फाइन, नेक्स्ट वी विल सी सम टाइप्स। तो एक्सेप्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, बेसिकली बिल्ट इन एक्सेप्शंस, चेक्ड एक्सेप्शंस। यहाँ पर ये टू टाइप्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बिल्ट इन एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, और आपका आता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। नाउ सी हियर, एज आई टोल्ड यू, तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जो एक्सेप्शंस हम ऑलरेडी जावा के अंदर डिफाइंड है। फाइन, जैसे कि आपका होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन या फिर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो जावा ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो वो आपके आते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस के अंदर। अब उसमें भी चेक्ड इन एक्सेप्शन क्या होता है, तो ये जो है कंपाइलर चेक करता है। यू मस्ट हैंडल देम यूजिंग ट्राई कैच और थ्रोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, चेक्ड एक्सेप्शन कौन चेक करता है, आपका कंपाइलर चेक करता है। और जो अनचेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं ये रन टाइम एक्सेप्शंस होते हैं, एंड कंपाइलर यहाँ पर फोर्स नहीं करता कि आप हैंडल करो, ठीक है। सो दीज आर योर रन टाइम एक्सेप्शंस। देन यू हैव यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, सो यू कैन क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन, ठीक है। आप खुद के एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हो बाय एक्सटेंडिंग योर एक्सेप्शन क्लास, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास ही है ना जिसमें सारे एक्सेप्शंस डिफाइंड है। तो जैसे मैंने बिल्ट इन बताए, कुछ एग्जांपल्स आई टोल्ड यू, तो वैसे हम यहाँ पर अब देखेंगे। सी देयर आर टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, तो जैसे कि यूजर डिफाइंड है, देन यू हैव बिल्ट इन एक्सेप्शंस। देन सी, ये जो है टू मेजर कैटेगरीज है, जावा एक्सेप्शंस जो है ये दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बिल्ट इन एक्सेप्शन को देखते हैं। तो बिल्ट इन एक्सेप्शन के अंदर सी यू हैव चेक्ड एक्सेप्शन एंड यू हैव अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो देखो सिंपल, अगर यूजर डिफाइन में देखें तो यूजर डिफाइन में कुछ नहीं, आप जो खुद से कस्टम एक्सेप्शंस क्रिएट करोगे एज अ प्रोग्रामर, जावा की एक्सेप्शन मैकेनिज्म यूज करके, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। एंड जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस है उनके बारे में थोड़ी नॉलेज हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये एक तो प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं जो कि जावा प्रोवाइड करता है। तो ये बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड हैं चेक्ड एक्सेप्शंस में एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस में। तो चेक्ड क्या होते हैं, जो मैंने आपको बोला, ये कंपाइल टाइम में चेक होते हैं, एंड अगर ये हैंडल नहीं हो पाए तो कंपाइलर एरर थ्रो करता है, ठीक है। तो सबसे पहला आप देख लो, यहाँ पर आपके पास है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो जब क्लास नहीं मिलती है ड्यूरिंग रन टाइम, अब जब आप उसको लोड कर रहे हो बेसिकली, तब ये वाला एक्सेप्शन आपका आता है, क्लास नॉट फाउंड। देखो मैं आपको बोल रही हूँ, ये वाले एक्सेप्शन आप ध्यान में रखो। हो सकता है आप सब नहीं ध्यान रख पाओ, लेकिन 2 3 4 तो आप प्लीज ध्यान में रखो। फाइन, देन उसके बाद आता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर जब आपकी थ्रेड जो होती है ना, थ्रेड क्या है ये हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे, लेकिन जो थ्रेड होती है बेसिकली वो कब जब इंटरप्ट हो जाती है, तब इंटरप्टेड एक्सेप्शन वाला यहाँ पर आपका एक्सेप्शन आता है। देन यू हैव आईओ एक्सेप्शन, मतलब कि जब आपके पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल हो जाता है, उस केस में आईओ एक्सेप्शन आपके पास आता है। देन इंस्टैंशिएशन एक्सेप्शन, इंस्टैंशिएशन एक्सेप्शन जब आपका कोई एप्लीकेशन ट्राई करता है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर इंटरफेस, एंड तब उस वक्त अगर कोई एरर आ जाता है, दैट कम्स इन योर इंस्टैंशिएशन एक्सेप्शन, ठीक है। देन एसक्यूएल एक्सेप्शन, मतलब कि अगर कोई डेटाबेस एक्सेस एरर हो रहा है तो उस केस में एसक्यूएल एक्सेप्शन आता है। देन फाइल नॉट फाउंड, ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हो, अगर फाइल ही नहीं मिल पाई है उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पाथ के ऊपर, तो दैट टाइम दिस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ऑकर्स। अब ये है चेक्ड एक्सेप्शन जो कि कंपाइलर आपका जो है देता है। नाउ अनचेक्ड एक्सेप्शन, तो ये कब होते हैं, जब आपका रन टाइम होता है। दीज एक्सेप्शंस आर चेक्ड एट रन
रन टाइम, मतलब कंपाइलर इनको फोर्स नहीं करता आपको हैंडल करने के लिए। तो बेसिकली एक है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये कौन सा एक्सेप्शन होता है, जो कि आपका फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय जीरो हो गया। तो डिवीजन बाय जीरो में मोस्टली आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख रहे होगे। देन क्लास कास्ट एक्सेप्शन, मतलब जब आपने रॉन्ग टाइप कास्टिंग कर दी है, टाइप कास्टिंग हमने पढ़ा हुआ है, तो जब आप रॉन्ग टाइप कास्टिंग करते हो तब ये वाला एक्सेप्शन होता है। देन नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जो मैं आपको बोल रही थी। नल पॉइंटर कब होता है, जब आप किसी मेथड को कॉल कर रहे हो एंड उसके अंदर नल ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड है, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है, तो उस केस में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपका आता है। देन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, तो इसके अंदर आप एक ऐसी एरे को एक्सेस कर रहे हो जो कि मतलब एक ऐसा एरे इंडेक्स आप एक्सेस करना चाह रहे हो जो उस एरे की रेंज में ही नहीं है, इट इज आउट ऑफ रेंज, सो दैट टाइम दिस एक्सेप्शन अकर्स। देन एरे स्टोर एक्सेप्शन, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रॉन्ग डेटा टाइप का जो मतलब एलिमेंट है या डेटा है वो इंसर्ट कर रहे हो आप एरे के अंदर। तो जब आप एक एरे डिफाइन कर रहे हो, इफ इट इज ऑफ इंटीजर टाइप, तो उसके अंदर आप इंटीजर वाला ही डेटा इंसर्ट कर सकते हो, राइट। उसके अंदर आप कोई और डेटा इंसर्ट नहीं करते और किसी डेटा टाइप का। तो जब आप कोई रॉन्ग डेटा टाइप इंसर्ट कर रहे हो, दैट टाइम दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन ऑकर्स। देन इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, तो इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन क्या है, जब कोई इलीगल ऑपरेशन हमारे थ्रेड के ऊपर हो रहा है, दैट टाइम्स दिस एक्सेप्शन कम्स। सो प्लीज इनको आप एक बार टाइम जो है ना पॉज करके प्लीज प्लीज ट्राई टू मतलब रिमेंबर दीज टाइप्स ऑफ चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। फाइन, आई होप यू गॉट दिस थिंग। बस इतना याद रखो कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ जो आप याद रख सकते हो। सबसे पहले तो जो चेक्ड के अंदर है ना, आप इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है। देन आप एसक्यूएल एक्सेप्शन को याद रखना। देन यू मस्ट रिमेंबर, चलिए ठीक है, इतने दो आप प्लीज याद रखना। फाइल नॉट फाउंड आप याद रख सकते हो। यहाँ पर आपको अरिथमेटिक याद रखना है, यहाँ पर आपको नल पॉइंटर याद रखना है, ठीक है। ये दो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब जो यूजर डिफाइंड होते हैं ना, ये इसके इनके अंदर आप खुद का नाम देते हो, लेट्स से माय एक्सेप्शन, या फिर आपको आप कोई जैसे एज से रिलेटेड आप कर रहे हो तो एज नॉट वैलिड एक्सेप्शन, तो यहाँ पर आप खुद के एक्सेप्शन को डिफाइन कर रहे होते हो। फाइन, तो आई होप मैंने एक्सेप्शन टाइप्स के ऊपर अच्छे से टाइम आपके लिए दे दिया है। अब यहाँ पर देखो इनके बारे में और डिटेल से अब आप ये खुद पढ़ सकते हो, चेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में। इन सब की डिटेल्स जो मैंने अभी आपको बताई है वो है, ये अनचेक्ड एक्सेप्शंस का पार्ट है। यहाँ पर ये अनचेक्ड एक्सेप्शंस, तो जो मैंने अभी आपको बोला ये वही है और कुछ नहीं है। अब ये चेक्ड और अनचेक्ड के बीच में डिफरेंस है। सी, अब ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, आप चाहो तो इसको खुद भी पढ़ सकते हो। देखो बहुत बेसिक है, अब मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगी तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा हमारा। बट यहाँ पर देखो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कंपाइल टाइम, यहाँ पर लिखोगे रन टाइम। यहाँ पे सब क्लास होती है एक्सेप्शन बट नॉट अ रन टाइम एक्सेप्शन, यहाँ पर सब क्लास होती है रन टाइम एक्सेप्शन, याद रखो, ठीक है। यहाँ पर कंपाइलर एरर देता है अगर हम इसको हैंडल नहीं कर पाए, यहाँ पर हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देता है अगर हमने मतलब ये वाला एग्जीक्यूशन होता है तो बेसिकली हमें इसका कोड खुद लिखना पड़ता है। यहाँ पर कोड अगर नहीं भी लिखा है तो एरर आपका हैंडल हो जाता है। ऑफन ड्यू टू एक्सटर्नल इश्यूज लाइक फाइल नॉट फाउंड या फिर नेटवर्क डाउन वगैरह, तो यहाँ पर ये होता है। एंड यहाँ पर अगर आपके कोड में कोई बग्स हैं, यानी कि अगर सपोज डिवाइडिंग बाय जीरो या फिर नल पॉइंटर, तो इसमें आता है। देन ये एग्जांपल्स यहाँ पर आप यहाँ पर बता सकते हो, अब तो ये लर्न हो गए होंगे आपको। देन यहाँ पर ये जो हैंडल होता है, ये मस्ट यूज ट्राई कैच और थ्रोज, एंड यहाँ पर आप इसको हैंडल कर सकते हो बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। फाइन, सो दिस आर द थिंग्स, ओके। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पर आप इसको कैसे करते हो। देन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के अंदर आप खुद से एक्सेप्शंस को जो है ना डिफाइन कर रहे होते हो। तो यूजर डिफाइंड के अंदर क्या आता है, सी, इन जावा वी कैन क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन क्लास एंड थ्रो दैट एक्सेप्शन यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। तो बस इसके अंदर आपको थ्रो कीवर्ड यहाँ पर पता होना इंपॉर्टेंट है। जो देखो बेसिक हमने करा हुआ है, क्या बेसिक मैंने आपको सिखाया है, ऊप्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि हम ट्राई कैच थ्रो को कैसे यूज करते हैं। तो ट्राई जब हम करते हैं तो ट्राई के अंदर हम वो कोड लिख रहे होते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस है। तो जब एरर आता है तो हम उसको कैच की तरफ क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो उस केस में कौन सा कीवर्ड यूज होता है, थ्रो कीवर्ड यूज होता है। तो these exceptions are known as your user defined या फिर custom exceptions, जो आप खुद से create कर रहे हो for your particular और personal code. In this tutorial we will see how to create your own, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे बेसिकली कैसे आप create करोगे। So in Java we have already defined exception classes such as arithmetic or null point. So these exceptions are already set to trigger on predefined conditions such as when you divide these and this, ठीक है। तो अगर divide by zero error आ जाता है तो already arithmetic exception
एक्सेप्शन लिखा हुआ है जावा में तो वो कॉल हो जाता है, बट यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें जो है यूज करना है थ्रो कीवर्ड का यूजर डिफाइंड के अंदर। तो वो आप करके देख सकते हो। इफ यू वांट सी, मैंने नोट्स के अंदर काफी सारे कोड्स लिख रखे हैं, तो वहां पर जाके आपको अच्छे से मिल जाएगा। या फिर कुछ मत करो, गूगल करो या फिर जीपीटी करो। आई विल सजेस्ट आप गूगल करो कि आपके पास आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को जावा में कैसे डिफाइन कर दो। जस्ट डू दिस थिंग। एंड अगर आपको सिंपलेस्ट कोड चाहिए, यू कैन गो टू जीपीटी, अदरवाइज आप गूगल करके और इन्फॉर्मेशन भी उसकी देख सकते हो। नाउ लेट अस सी जावा एक्सेप्शन हायरार्की। तो जावा एक्सेप्शन हायरार्की में क्या होता है ना, मतलब हम एक्सेप्शंस को समझेंगे यहाँ पे कि एग्जैक्टली एक्सेप्शन की यहाँ पर हायरार्की क्या चल रही है। एक फैमिली ट्री की तरह ये डायग्राम है आपका, जो कि बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस जो कि रिलेटेड एक्सेप्शंस है उनको शो कर रहा है। एंड अब ये नाम आपको थोड़े बहुत सिमिलर लग रहे होंगे, जैसे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरिया इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्लास कास्ट, नल पॉइंटर, इनपुट आउटपुट, ये सब आपको थोड़े से जो है ना आपको फैमिलियर लग रहे होंगे। तो चलो ध्यान से पढ़ो, एकदम ध्यान से। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताती हूँ कि इसमें टॉप से क्या चीजें हैं एंड इस फैमिली हिरार्की में बताया क्या जा रहा है। तो सबसे पहले यू हैव थ्रोएबल। तो थ्रोएबल ये एकदम टॉप पे, मतलब कि मैंने आपको एकदम स्टार्ट में बता दिया था, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का पूरा प्रोसीजर है वो आपकी थ्रोएबल क्लास के अंदर होता है। तो थ्रोएबल क्लास सबकी पेरेंट क्लास है, ठीक है। हर चीज की आपकी जहां पर आपका एक्सेप्शन और एरर आ रहा है उन सबकी पेरेंट क्लास थ्रोएबल क्लास है। अब इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं, कौन सी, एक्सेप्शन और एरर। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, एक्सेप्शन एंड एरर। एक्सेप्शन क्या है, वो प्रॉब्लम है जो कि आपको हैंडल करनी है यूजिंग अ कोड। जैसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फाइल नॉट फाउंड आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डिवीजन बाय जीरो प्रॉब्लम हो सकता है। एरर क्या होता है, एरर एक सीरियस इशू है जो कि यूजुअली आपका हैंडल नहीं हो सकता है। जैसे हो सकता है सिस्टम क्रैश हो जाए, या फिर आउट ऑफ मेमोरी चीजें, जैसे कि यहाँ पर थ्रेड डेथ है, AWT एरर है, वर्चुअल मशीन एरर है। तो ये कौन से है ना, ये वो पार्ट के एरर्स हैं बस। तो ये इतना ही पार्ट है आपके दूसरी ब्रांच का, बाकी ये पूरा पार्ट आपके एक्सेप्शन का है। फाइन। अब अंडर एक्सेप्शन यू सी, यहाँ पर हमारे पास दो मेन टाइप्स आते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन और इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। प्लीज ये ट्री को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि अगर आपने ये बना दिया ना एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन में, तो आपका पूरा आंसर परफेक्टली समझा जाएगा। आपने बाद में जो भी लिखा है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ लिखना बराबर है आपको। बट दिस ट्री इज लाइक मतलब पूरी हिरार्की, इससे आपको पूरा समझ में आता है एक्सेप्शन है क्या। तो देखो यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन है। रन टाइम एक्सेप्शन कौन से होते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शंस, जो कि आपको हैंडल नहीं करने होते हैं। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन यानी कि चेक्ड एक्सेप्शंस, जो कि आपको हैंडल करने होते हैं। फाइन। ये बात प्लीज ध्यान में रखना, आपको सिर्फ ये देख के समझ में नहीं आएगा। मैं जो बोल रही हूँ ना, इसमें आपको 90% नॉलेज इस चीज की मिल रही है, सिर्फ देख के आपको 10% नॉलेज मिल रही है। इसलिए आई एम टेलिंग यू कि प्लीज फोकस से मेरी बात सुनो। नाउ सी आपको अंडर रन टाइम एक्सेप्शन आपको क्या क्या चीजें हैं। अंडर रन टाइम एक्सेप्शन आपके पास क्लास कास्ट है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन का मैंने क्या बताया था, व्हेन यू ट्राई टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट टू अ क्लास जो कि उस क्लास को बिलोंग ही नहीं करता, तो उस केस में आपके पास क्लास कास्ट एक्सेप्शन आता है। फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन मैंने आपको बताया, जब आपका कोड एक ऐसी ऑब्जेक्ट को मतलब यूज करने का ट्राई कर रहा है जो ऑब्जेक्ट नल है, मतलब उसमें कुछ डिफाइन नहीं है। सो दैट इन दैट केस इट कम्स नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देन अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऑब्वियसली जो आपके मैथ के एरर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला डिवाइड बाय जीरो एरर, सो दैट कम्स इन दिस। देन इंडेक्स, अब देखो डीपर लेवल्स हैं ये कौन से हैं, डीपर लेवल्स। मेन जो है क्लास कास्ट, नल पॉइंटर और अरिथमेटिक है। बाकी डीपर लेवल्स के अंदर आपके पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाता है, जो मैंने आपको बोला एरे लिमिट्स है ना। उसके बाद नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, मतलब जब आप ट्राई कर रहे हो टू गेट समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट, सो दैट इन दैट पर्टिकुलर केस ये वाला एक्सेप्शन आता है। देन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन जो कि एरे से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था, उस केस में ये आता है। देन इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, मतलब कि आप जो इनपुट दे रहे हो बेसिकली वो एक्सपेक्टेड टाइप का इनपुट नहीं है, सो इन दैट केस ये एक्सेप्शन आपका आता है। फाइन। सो ये पूरी हिरार्ची है, आप चाहो तो इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसको आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है कीवर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस के। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपका है क्या, ये ट्राई। तो ट्राई के अंदर आप वो कोड लिखते हो जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें एक्सेप्शन हो सकता है, एरर आ सकता है। तो इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ
कोड वेयर एक्सेप्शन में अकर, है ना, इसके बाद आप कैच लिखते हो एंड इसके बाद आप फाइनली लिखते हो। तो फाइनली आप इस पर्टिकुलर इसके अंदर पढ़ोगे क्योंकि फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फाइनल, फाइनलाइज, फाइनली, अब आप ये टाइम स्टैम्प डाल के ना, देखो चलो अभी मत डालो, जब आप फाइनली पढ़ लोगे, अभी जब आप फाइनली पढ़ लोगे उसके बाद आप टाइम स्टैम्प डाल के मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में फाइनल, फाइनलाइज और फाइनली का डिफरेंस एक एक लाइन में उनका मतलब लिख के बताओगे, ताकि आपको भी खुद को समझ में आ जाए। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, फाइन, जिसमें आप कंफ्यूज होगे। तो प्लीज प्लीज ट्राई टू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऑब्वियसली पिन दैट कमेंट। नाउ सी हियर, ट्राई के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वो आप कोड लिखते हो जहाँ पर एक्सेप्शन हो सकता है ना, जहाँ पर आपके एरर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय जीरो वाला, अगर हम देखें कि क्या, अगर मतलब जो सेकंड नंबर है अगर वो यूजर ने जीरो इनपुट कर दिया है तो वो हम ट्राई के ब्लॉक के अंदर लिख रहे होंगे, ठीक है ना। सिर्फ ट्राई को हम अकेले यूज नहीं कर सकते, आपको इसको यूज करना है कैच के साथ। तो कैच जो है हम यूज करते हैं ताकि हम यहाँ पर आए हुए एरर को हैंडल कर पाए, यहाँ पर आए हुए एरर को हैंडल कर पाए। यहाँ पे जो एरर आएगा वो कौन देता है हमें, वो थ्रो देता है। तो थ्रो हमें मैन्युअली थ्रो करता है उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को, ठीक है। अब कैच में हम वो कोड लिखते हैं जो कि उसको, उस पर्टिकुलर कोड को मतलब क्या करेगा, उस एरर को हैंडल करेगा, ठीक है। अगर सपोज डिवाइड बाय जीरो है तो हम वहां पे प्रिंट कराएंगे कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, यहाँ पर डिवाइड बाय जीरो एरर आ गया है, तो ये हम प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। और कैच के बाद आपके पास आता है फाइनली। अब ये ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर आप अगर इसको लिखो तो इट इज अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप वो एग्जीक्यूट कर रहे हो जो कि ट्राई या फिर कैच, दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट। अब ये याद रखो हमेशा, जैसे इफ एल्स में या तो इफ एग्जीक्यूट होता है या तो एल्स एग्जीक्यूट होता है, तो वैसे ही यहाँ पर ट्राई एग्जीक्यूट होता है या फिर कैच एग्जीक्यूट होता है, तो दोनों में से एक एग्जीक्यूट होना कंपलसरी है। तो इन दोनों में से जो भी एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जब आप फाइनली ब्लॉक में जो भी लिखते हो वो आपका एग्जीक्यूट होता है, चाहे इन दोनों में से कुछ भी एग्जीक्यूट हो। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई चीज प्रिंट करवानी है, इन दैट केस आपको फाइनली लिखना होगा। एंड यहाँ पर देखो, इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन अकर्स और नॉट। तो अगर आपको लास्ट में कुछ भी लिखवाना है, लेट से आप कुछ भी लिखवा सकते हो। लेट से आपने कैलकुलेटर डिजाइन किया था, एट लास्ट आप फाइनली में लिखवा रहे हो कि थैंक्स फॉर यूजिंग आवर कैलकुलेटर, तो ये एज अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट, चाहे एक्सेप्शन आया हो या नहीं आया हो, ये आपका जो है यहाँ पर प्रिंट होता है। तो नाउ यू कैन गिव मी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, नाउ थ्रो आप समझ चुके हो, नाउ लेट अस सी व्हाट इज थ्रोज, ठीक है। तो थ्रोज क्या होता है ना, थ्रोज हम यूज करते हैं टू डिक्लेयर एक्सेप्शन इन अ मेथड सिग्नेचर। मतलब थ्रो क्या है ना, थ्रोज एक लाइक कॉलर की तरह है जो कि एक मेथड को कॉल कर रहा है, दैट द मेथड माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। जो मेथड आपका एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है उसको ये थ्रोज क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। इट डज नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन इटसेल्फ, मतलब थ्रोज क्या करता है, सिर्फ डिक्लेयर करने का काम करता है, वो एक्चुअली थ्रो नहीं करता। एक्चुअली थ्रो कौन करता है, ये थ्रो कीवर्ड। फाइन, इट्स लाइक इन्फॉर्म्स द कॉलर दैट अ मेथड माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। तो मैंने जैसे आपको बोला, तो यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहा है, ये इन्फॉर्म करने का काम कर रहा है कॉलर को कि जो मेथड है वो आपका एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी रेडी, सपोज ऐसे हम बोलते हैं ना कि बी रेडी एक्सेप्शन आ सकता है, तो वो केस आपका थ्रोज हैंडल करता है। फाइन, देन से यहाँ पर थ्रो की डिटेल्स लिखी हुई हैं एंड आई होप कि अब आप ये कर सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, जावा के अंदर जो थ्रो कीवर्ड है ये हम क्यों यूज करते हैं, टू थ्रो एन एक्सेप्शन। वी स्पेसिफाई द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट विच इज टू बी थ्रोन, द एक्सेप्शन हैज सम मैसेज विद इट दैट प्रोवाइड्स द एरर डिस्क्रिप्शन, है ना, कि यहाँ पर आपका जो है ना एरर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड होता है बेसिकली। तो सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, मतलब एवरी एक्सेप्शन उसके पास कुछ मैसेज होना चाहिए तो जो कि उस प्रॉब्लम को दिखा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर वो डिफाइन होता है, दीज एक्सेप्शंस मे बी रिलेटेड टू यूजर इनपुट और दिस। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये होता है ना थ्रो कीवर्ड, तो ये क्यों यूज होता है, हम थ्रो को यूज करते हैं ताकि हम क्रिएट कर पाए या फिर किसी एरर को सेंड कर पाए, एरर यानी कि एक्सेप्शन को, ठीक है। अब यहाँ पर वी आर नॉट वेटिंग फॉर जावा टू डू दिस ऑटोमेटिकली, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम थ्रो का यूज करेंगे एंड लेट से कहीं पर भी हमारे प्रोग्राम में अगर लेट से अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट से हमने डिवाइड बाय जीरो का कोड लिखा है तो नीचे जाके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि थ्रो, या फिर हम यहाँ पर न्यू का कीवर्ड भी यूज करते हैं, थ्रो न्यू, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं,
अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख के एंड उसमें मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो यहाँ पर हम मैन्युअली क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन को, ठीक है। जावा के लिए वी आर नॉट वेटिंग। सो दीज यहाँ पर सी द थ्रो कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ कस्टम एरर। तो कस्टम एरर मतलब कि हम खुद से एरर को क्रिएट कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस एंड यहाँ पर हम उसको थ्रो करने का वेट कर रहे हैं। ओके, सो द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टुगेदर विद एन एक्सेप्शन टाइप, ठीक है। तो एक्सेप्शन टाइप की तरह यूज होता है। कौन सा एक्सेप्शन टाइप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप थ्रो कर रहे हो, उसके बाद न्यू लिख रहे हो, उसके बाद आप लिख रहे हो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो ये एक्सेप्शन टाइप है, राइट। तो आपको थ्रो स्टेटमेंट के साथ एक्सेप्शन टाइप लिखना जरूरी है। अब वो कुछ भी हो सकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो सकता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो सकता है, सिक्योरिटी एक्सेप्शन होता है, और इवन योर ओन कस्टम एक्सेप्शन क्लास भी हो सकती है। तो यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब थ्रोज समझते हैं। थ्रोज, तो थ्रोज कीवर्ड जो है ना जावा के अंदर, इसको हम यूज करते हैं टू डिक्लेयर एक्सेप्शंस, फाइन, ठीक है। तो सी सिंपल लैंग्वेज में ये क्या बताता है हमें कि लाइक इफ अ मेथड जो कि हमारा एक्सेप्शन कॉज कर सकता है, तो हम उसको डिक्लेयर करते हैं यूजिंग थ्रोज। तो सिर्फ डिक्लेयर करने का जो काम होता है वो थ्रोज में होता है। तो जब भी आपको थ्रोज और थ्रोज के बीच में पूछा जाएगा ना, तो थ्रो क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है, एंड थ्रोज क्या करता है, एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करता है। समझ में आ गई बात? तो इसको प्लीज अच्छे से ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो, it for any method that can throw exceptions, it is mandatory to use the throws keyword to list the exceptions that can be thrown। मतलब हमने थ्रो एक्सेप्शन करने वाला है तो लिख दिया, लेकिन हमें थ्रोज कीवर्ड भी मैंडेटरीली लिखना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। क्या वो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है या वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो कौन सा एक्सेप्शन वो थ्रो कर सकता है ये हमें थ्रोज कीवर्ड के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, फाइन। A throws keyword provides information about the exceptions to the programmer, so as well as to the caller of the method that throws the exception, है ना। मतलब कि ये क्या है ना, एक वार्निंग दे रहा है या फिर हमें एक नोटिस दे रहा है कि आपको कोई मेथड कॉल कर रहा है, मेथड कोई एक्सेप्शन को कॉल कर रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए बी रेडी, फाइन। सो ये आपके कीवर्ड का यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का इंपॉर्टेंट है। द थ्रोज कीवर्ड अलाउज एक्सेप्शंस टू बी प्रोपगेटेड इन द कॉल स्टैक। तो यहाँ पे यूज क्या होता है, आपका कॉल स्टैक यूज होता है। इफ यू डोंट वांट टू हैंडल द एक्सेप्शंस ना इन द करंट मेथड, तो आप उनको पास कर देते हो, एंड पास किसके हेल्प से करते हो, यूजिंग थ्रोज, फाइन। एंड जस्ट बाय डिक्लेयरिंग द थ्रोज, तो मेथड क्या बोलता है कि मतलब आई एम नॉट हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर एरर, कोई और इसको हैंडल कर लेगा, फाइन। तो यहाँ पर ये ऐसा होता है अगर आप थ्रोज कीवर्ड का यूज कर रहे होते हो, ठीक है। देन यहाँ पर सी when a method declares it, so it is handled, yeah, यही मैंने अभी आपको बताया। the caller of a method that throws exception is required to handle the exception so that the flow of program can be maintained। मतलब कि so like whoever calls this method, क्या उसको आइदर हैंडल करना पड़ेगा उस एक्सेप्शन को यूजिंग ट्राई कैच, या फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको बाय यूजिंग थ्रोज, ठीक है। इन दोनों में से एक काम करना कंपलसरी है, इसी से आपका जो प्रोग्राम है वो सेफ रहता है एंड एरर्स उसके अंदर प्रॉपरली हैंडल्ड हो जाते हैं। तो देखो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे थ्रो और थ्रोज का डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है। तो देखो थ्रो जो है ना, इट इज यूज टू एक्चुअली थ्रो एन एक्सेप्शन, एंड यहाँ पर सिर्फ हम डिक्लेयर करते हैं। तो प्लीज ये वर्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। यहाँ पर हम इसको इनसाइड अ मेथड यूज करते हैं एंड इसको हम इन द मेथड सिग्नेचर यूज करते हैं। मेथड सिग्नेचर आपको पता होगा, सी सिंपली जब हम क्या करते हैं, कोड को लिखते हैं, मेथड का नाम लिखते हैं, रिटर्न टाइप वगैरह लिखते हैं, तो तब बेसिकली हम थ्रोज का यूज करते हैं। नंबर ऑफ एक्सेप्शंस, तो दिस कैन थ्रो ओनली वन एक्सेप्शन एट अ टाइम, एंड यहाँ पर मल्टीपल एक्सेप्शंस आप एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो बाय सेपरेटिंग बाय कॉमर्स, ठीक है। नाउ थ्रो न्यू एक्सेप्शन, देखो ये सिंटैक्स है, मैंने यही आपको बताया था अभी, थ्रो न्यू, एंड यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पर आप रिटर्न टाइप में देते हो, रिटर्न टाइप मेथड नेम, एंड उसके बाद थ्रोज के बाद आप एक्सेप्शन लिख रहे होते हो, फाइन। देन ये एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया। नाउ एक थ्रोज, ये एक्शन क्या है, ये थ्रो करता है एक्सेप्शन को इमीडिएटली, एंड ये क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि अभी एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। तो यहाँ पर ये खुद तो थ्रो नहीं कर रहा है, लेकिन बता रहा है कि एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, फाइन।
चेक्ड अनचेक्ड के अंदर दिस इज यूज्ड विद बोथ चेक्ड एंड अनचेक्ड, एंड ये बेसिकली मोस्टली चेक्ड के साथ यूज होता है। फाइन, सो आई होप यू गॉट दिस। अभी थोड़ा सा आप पॉज करके चेक्ड और अनचेक्ड को रिवाइज कर सकते हो अपने माइंड में कि चेक्ड और अनचेक्ड था क्या। ठीक है, आई होप कि आप याद कर पा रहे होगे, अगर नहीं तो प्लीज बस वीडियो देखने का काम मत करो, एग्जाम में यू हैव टू राइट दिस थिंग, तो प्लीज ट्राई टू मेक सम शॉर्ट नोट्स ऑन योर हैंड। ठीक है, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे चीजें और ध्यान में रहेंगी, जब आप पेपर देने जाओगे, चाहे आप कल ही पेपर देने जा रहे हो, वो शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करने के लिए हेल्प करेंगे। फाइन, नाउ फाइनली ब्लॉक, तो फाइनली ब्लॉक कुछ नहीं, बस इंपॉर्टेंट कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि हम क्लोजिंग कनेक्शन या फिर क्लोजिंग एक मैसेज दे रहे होते हैं कि हमारे थैंक यू फॉर यूजिंग दिस एंड दैट। तो ट्राई और कैच, मतलब चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो, हम फाइनली ब्लॉक जो है वो हमारा कंपल्सरीली एग्जीक्यूट होता है। तो बस इसके अंदर यही लिखना है, सी वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट, आपका जावा फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। देयरफॉर इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी स्टेटमेंट्स नीडेड टू बी प्रिंटेड। ठीक है, ज्यादातर प्रिंट करने का काम ही हमारा फाइनली ब्लॉक करता है, एंड ये हमेशा यूज आपके ट्राई कैच ब्लॉक के साथ ही होता है, ये बात याद रखना। तो जब भी फाइनली याद आए तो मतलब ट्राई कैच ब्लॉक के बाद ही आपका फाइनली ब्लॉक आता है, इसको हम कहीं भी ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। फाइन, सी यहाँ पर ये फ्लो चार्ट है आपके लिए आपके फाइनली ब्लॉक का। सी प्रोग्राम कोड है, अब इसमें एक्सेप्शन हुआ या नहीं हुआ इस ये मैटर नहीं करता। सी एक्सेप्शन हुआ, लेट से अगर हुआ होगा तो चेक किया जाएगा क्या एक्सेप्शन हैंडल हुआ, अगर हुआ है तो आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं हुआ है तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर एक्सेप्शन नहीं हुआ है तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ट्राई और कैच में से एक आध तो आपका होता ही है, या तो ट्राई एग्जीक्यूट होगा या कैच एग्जीक्यूट होगा, तो दोनों में से आपका जो भी एग्जीक्यूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। फाइन, सो दिस वाज द थिंग। सो यहाँ पर ऐसे आपको फाइनली ब्लॉक को यूज करना होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोड्स यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं, एंड आप देख सकते हो ये चैट जीपीटी यही कोड्स हैं, तो आपको भी ऐसे ही समझना है। सी आप जितना उसको बोलोगे कि आप मुझे और इजी करके दो, आपको और इजी करके मिलेगा। तो आप चाहो तो जितना इजीली समझ पाते हो ना उतना इजीली समझ सकते हो अपने सिलेबस को। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सिलेबस बहुत अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू का है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड जावा आपने पढ़ी नहीं है, तो जावा नहीं पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपीएल के अंदर फिर भी आप आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको मतलब इतना हार्ड नहीं है, इतना हार्ड आपको जावा नहीं बोला जा रहा है, आपको बेसिक चीजें हैं, एंड जो पढ़ाया जा रहा है उसी के ऊपर आपको कोड आ रहा है। तो जो पढ़ा रहे हैं बेसिक आप देखोगे तो बहुत चीजें सी प्लस प्लस से मैच कर रही हैं, बस थोड़ा सा आपका यहाँ पे क्लासेस का सिस्टम ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो बस उसको आपको याद रखना है। इसी अब आपने क्लास एग्जाम्पल है एंड उसके अंदर आपकी मेन क्लास है। फाइन, अब देखो यहाँ पर आपके पास ये ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में आपने क्या दिया है, हो सकता है कि इसमें एक्सेप्शन कॉज हो जाए, तो यहाँ पर एक्सेप्शन कॉज होगा, ऑब्वियसली होगा कि कौन सा एक्सेप्शन कॉज करेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड बाय जीरो एरर यहाँ पे हमें दिख रहा है, डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो इन्फिनिटी चला जाता है, तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे नंबर को, तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्या ये एरर देगा, यस ये एरर देगा, तो ये एरर कौन कैच करेगा, ये कैच करेगा आपका कैच ब्लॉक। तो इसके अंदर एज ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो हमारे जावा को पता चल गया है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हुआ है, एंड जो भी एरर आया होगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे कि क्या है, नंबर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर आप इस ई को भी प्रिंट करवा सकते हो, ये ई भी क्या है ना, आपका एरर ही है, इस ई के अंदर भी आपका एरर ही प्रेजेंट है। फाइन, अब ये इन दोनों में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अब इन दोनों में से इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो कैच एग्जीक्यूट हुआ, मतलब कि क्या प्रिंट होगा, नंबर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो, तो यहाँ पर आ गया नंबर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो। अब इन दोनों में से कुछ भी हो, लॉजिकली आपका फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें क्या लिखा है मैंने कि दिस इज द फाइनली ब्लॉक फॉर मतलब जस्ट फॉर अ सेक, एंड एट लास्ट फाइनली के भी बात हमने लिख दिया है आउट ऑफ द ट्राई कैच फाइनली। तो देखो यहाँ पर ये दोनों भी आपके जो है एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि बेसिकली ये भी कोड को कोई ये नहीं है कि कोई कंडीशन है, एंड फाइनली में तो सब चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, तो ये दोनों भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे। सो आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट टू यू वेरी क्लियर। अब ये जो है ना फाइनली फाइनलाइज का पूरा यहाँ पर है, एंड यही मैं आपसे कमेंट्स में चाह रही थी, तो जिन्होंने कमेंट कर दिया है वेल एंड गुड, अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने करेक्ट लिखा था या नहीं। मोस्टली अगर आपने लिखा है तो ऑब्वियसली इफ यू आर कॉन्फिडेंट आपने लिखा होगा। सी अब फाइनल कीवर्ड, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 में से, फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज का डिफरेंस। ओके, नाउ सी
तो जो फाइनल कीवर्ड है ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड विद द क्लास मेथड वेरिएबल। तो मतलब हम इसको एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। हम किसी क्लास को, किसी मेथड को, किसी वेरिएबल को एज अ फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि उसको बाद में जाके कोई एक्सटेंड नहीं कर सके, कोई इनहेरिट नहीं कर सके। तो देखो, जो फाइनल क्लास होती है उसको कोई इनहेरिट नहीं कर सकता, ठीक है। जो फाइनल मेथड होता है उसको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता। जो फाइनल मेथड होता है उसको कोई रीअसाइन नहीं कर सकता। तो वो फाइनल है, ठीक है। जो आपने वो डिक्लेयर करा है, अगर उसके वेरिएबल में आपने फाइनल लिख दिया है, मतलब कि वो फाइनल है, उसको कोई ना ही इनहेरिट कर सकता है, ना ओवरराइट कर सकता है, ना ही उसको रीअसाइन कर सकता है, ठीक है। अब ये तो फाइनल का हो गया। अब फाइनली कीवर्ड क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट फॉलोज अ ट्राई ब्लॉक। तो ये फाइनली वही है जो अभी हमने पढ़ा, एंड आई होप कि अब इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। फाइनलाइज जो होता है ये मेथड होता है, ये याद रखो। फाइनल आपका कीवर्ड है एंड फाइनली भी आपका कीवर्ड है। बेसिकली इसको हम ज्यादातर ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं, फाइनली को आप ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हो, ठीक है। तो फाइनल आपका कीवर्ड, फाइनली आपका ब्लॉक ऑफ कोड, और फाइनलाइज आपका मेथड होता है, ठीक है। अब नाम सेम सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन उनके काम देखो कितने अलग हैं। तो फाइनलाइज मेथड क्यों यूज करते हैं हम, तो जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड एंड कैन बी कॉल्ड जस्ट प्रायर टू द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब कि फाइनलाइज आप कब यूज करते हो, जब आपका मेथड रन कर रहा है जावा के अंदर एंड उसको आप डिलीट करने जा रहे हो, तो उसके डिलीट करने से पहले ही आपका ये जो फाइनलाइज मेथड है वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है, जस्ट बिफोर दैट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, नॉट क्रिएशन। हाँ, क्रिएशन के ऊपर कुछ नहीं होता है, जस्ट बिफोर उसके डिस्ट्रॉय होने से पहले फाइनलाइज जो है वो आपका यूज हो जाता है, बिकॉज आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूज हो पाए एंड आपका गार्बेज कलेक्शन जो है बेसिकली उससे रिलेटेड ये है। तो बट इट्स गुड टू नो दैट फाइनलाइज मेथड जो है हम यूज करते हैं टू क्लीन अप थिंग्स बिफोर वो जो है ना हम उनको रिमूव कर रहे हैं। क्लियर? सो आई होप यू गॉट दिस डिफरेंस एंड आई विल बी श्योर कि आप लोगों ने लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट अस सी द मल्टीपल कैच ब्लॉक। तो मल्टीपल कैच ब्लॉक में ना देखो, अभी कभी कभी हमें पता नहीं होता कि आपके पास कौन सा एरर आएगा, क्या अरिथमेटिक एरर एक्सेप्शन का एरर आएगा या नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। तो उस केस में हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप ये थ्योरी देख सकते हो, ये सिंटैक्स देखो, ट्राई के अंदर आपके पास मल्टीपल कैच ब्लॉक्स है। यहाँ पर देखो, ये वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एंड देखो, आई एम ट्राइंग टू गिव यू मोर एंड मोर कोड्स, ठीक है। आपको जो मैंने नोट्स डाले हुए हैं उसमें तो और भी सिंपल एंड मोस्टली सारे जो मैंने यहाँ पर भी नहीं लिए होंगे वो भी सारे कोड्स उसके अंदर हैं। तो यहाँ पर जो कोड्स दे रही हूँ प्लीज इनको अच्छे से करना, अगर आपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल नहीं लिया है तो। अदरवाइज आपने लिया होगा तो सारे कोड्स आपके पास हैं, यू कैन गो एंड रिवाइज देम। बट यहाँ पर जितने मैं ले रही हूँ, ट्राई टू मतलब मेक प्रॉफिट फ्रॉम देम। सी, यहाँ पर आपके पास एक ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। अब आप श्योर नहीं हो कि ये क्या देगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन देगा या क्या देगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कैच ब्लॉक के अंदर अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है तो वो यहाँ पर आ जाए, अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आता है तो वो यहाँ पे कैच हो जाए, या फिर कोई भी अदर एक्सेप्शन आता है तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सेप्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पेरेंट एक्सेप्शन के लिए होगा कि यहाँ पर शायद कुछ इसी में मिस्टेक हो गई है। तो अगर इन तीनों में से, मतलब हमें श्योर नहीं है इसलिए हमने इतने सारे कैच दिए हैं, लेकिन हमें पता है ये डिवाइड बाय जीरो है, तो ये कौन सा होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा। तो यहाँ पर कौन सा एग्जीक्यूट होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होगा। तो आउटपुट के अंदर आप नीचे वाले में देख सकते हो, नीचे वाला जो स्क्रीनशॉट है उसमें आपके पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑकर आया है, ठीक है। एंड एट लास्ट जब ये पूरे आपने कोड लिख दिया, एट लास्ट आप प्रिंट करा रहे हो रेस्ट ऑफ द कोड, तो लास्ट में रेस्ट ऑफ द कोड भी आपका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना था कि क्या आप मल्टीपल कैच यूज कर सकते हो, यस। तो इस पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नाउ नेस्टेड ट्राई भी होता है, मतलब कि ट्राई के अंदर ट्राई, ठीक है। तो ये भी आपका पॉसिबल है। तो जावा के अंदर यूजिंग अ ट्राई ब्लॉक इनसाइड अनदर ट्राई ब्लॉक इज परमिटेड, फाइन। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक बोलते हैं, फाइन। सो एवरी स्टेटमेंट दैट वी एंटर अ स्टेटमेंट इन अ ट्राई ब्लॉक, कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट एक्सेप्शन इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक। तो हर जगह जहां पर हम ट्राई यूज कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर पाते हैं, यहाँ पर वी कैन
पुश इट इनटू द स्टैक। फॉर एग्जांपल इनर ट्राई ब्लॉक है, उसको हम यूज करते हैं टू हैंडल एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, व्हाइल द अदर आउटर ट्राई ब्लॉक हम यूज कर सकते हैं फॉर अरिथमेटिक। हो सकता है आपको पता हो कि पहले अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो सकता है एंड उसी के अंदर आप चेक करो क्या एरे इंडेक्स भी है, तो दोनों एक्सेप्शन यहाँ पर आपके चेक हो रहे हैं, तो इनर ट्राई ब्लॉक और आउटर ट्राई ब्लॉक। आज और इसका सिंटैक्स देख लो, तो ये आपके पास है ट्राई। अब देखो इसका मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं लिखा है क्योंकि ये क्या है आपका इनर ट्राई ब्लॉक है, तो ये इसी ट्राई ब्लॉक के अंदर ये ट्राई ब्लॉक होगा। अब यहाँ पर आपका ये आ गया है, ठीक है, एंड इस ट्राई का आपका कैच यहाँ पर आ गया एक्सेप्शन 1 जो भी आपका एक्सेप्शन हो, एंड एक्सेप्शन 2 जो भी आपका एक्सेप्शन हो, ठीक है। बाकी आपके क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स। तो आपके इनर ट्राई का अलग कैच होगा ये याद रखना, और आउटर ट्राई का अलग कैच होगा ये याद रखना। तो कैच ब्लॉक हमेशा ट्राई ब्लॉक के साथ होता है, आप अकेले ट्राई ब्लॉक को यूज नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखो। नाउ सी दिस, ये भी वही है, ठीक है। आपका ये नेस्टेड ट्राई, ये आप ऐसे लिखते हो, अब यहाँ पर आपको ज्यादा क्लियर होगा। सी ये आउटर है आपका ट्राई, ये इनर है, और इस इनर का आपका ये इनर कैच है, और इस आउटर का ये आउटर कैच है। फाइन, तो ये आपका ये एग्जाम्पल है। अब आई होप सो कि आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा टाइम देके इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये मल्टीपल कैच का एग्जाम्पल है। फाइन, नाउ लेट अस सी बिल्ट इन एक्सेप्शंस। तो जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, इसके अंदर एक्सेप्शंस दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन जावा लाइब्रेरीज, उनको हम बिल्ट इन एक्सेप्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस में क्या आ जाएंगे आपके पास, जो कि ऑलरेडी एक्सेप्शंस आपकी जावा लाइब्रेरीज के अंदर हैं, ठीक है। जावा ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से आता है, इसीलिए जावा बहुत बड़ा टर्म बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस बेसिकली यहाँ पर है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ जावा लैंग्वेज इटसेल्फ, हम उनको बिल्ट इन बोलते हैं। These exceptions are able to define the error situation so that we can understand the reason of getting this error, है ना। मतलब कि ये जो built in exceptions है, इनका यूज करके हम ये हमें क्या देते हैं बेसिकली, ये हमें exactly बताते हैं कि कहाँ पर हमसे गलती हुई है, जैसे कि डिवाइड बाय जीरो या फिर रॉन्ग एरे इंडेक्स वगैरह। तो क्लियर एरर मैसेजेस हमें यहाँ पर मिल रहे होते हैं ताकि हम अपने कोड को फिक्स कर पाए इजीली। फाइन, सो इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ब्रॉड टर्म्स, जो कि चेक्ड और अनचेक्ड हमने देखे हुए हैं, ठीक है। तो बिल्ट इन के अंदर भी यही सारी चीजें, एंड आई होप कि अब ये तो आप खुद ही कर सकते हो। तो ये चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस में अरिथमेटिक हमने पढ़ लिया, एरे इंडेक्स, एरे स्टोर एक्सेप्शन क्या होता है, असाइनमेंट टू एन एरे एलिमेंट ऑफ एन इनकम्पैटिबल टाइप। तो टाइप अगर उसका नहीं है, तो आप अगर उसको मतलब इंसर्ट करना चाह रहे हो एरे में एंड उन दोनों का टाइप अलग है, तो बेसिकली ये एक्सेप्शन आ जाएगा। ये सारे आपके एक्सेप्शंस हैं, फाइन, जो आप याद रख सकते हो। क्लास नॉट फाउंड, क्लोन नॉट सपोर्टेड, तो ये बहुत सारे हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन अलग बनाना होगा एग्जामिनर को, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आपको कोई भी एक क्लास मतलब एक्सेप्शन दे दिया जाएगा, उसको डिस्क्राइब करो। तो फॉर दैट पर्पस आपको सारे एक्सेप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने नॉलेज आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ, उतने ज्यादा डिस्क्रिप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे क्लास नॉट फाउंड में तो समझ में आ रहा है, क्लास क्लोन नॉट सपोर्टेड के अंदर मतलब आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्लोन करना चाह रहे हो दैट डज नॉट इम्प्लीमेंट द क्लोनेबल इंटरफेस, मतलब कि उसके अंदर इंटरफेस ही नहीं है क्लोन करने वाला, तो उस केस में ये एक्सेप्शन होता है। इलीगल एक्सेस वाला इंस्टेंशिएशन आपका कब आता है, जब आप एक ऑब्जेक्ट या फिर मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में इंस्टेंशिएशन आपका एक्सेप्शन आता है। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। देन यहाँ पर आपको अगर कस्टम एक्सेप्शन डिक्लेयर करना है, तो उस केस में क्या होता है, सी आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, कस्टम एक्सेप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले यू विल क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन क्लास, कोई भी आप नाम दे सकते हो, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन था, इंडेक्स नॉट आपका वैलिड एक्सेप्शन था, तो वैसे ही इनवैलिड इनपुट, लेट्स से ये आपने खुद का एक्सेप्शन बनाया है, ठीक है, आप माय एक्सेप्शन भी इसको बना सकते हो। सो ये क्या एक्सटेंड कर रहा है, एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करता है, ये बात आपको याद रखनी है। और कहाँ से होता है, जावा डॉट लैंग से। तो जावा डॉट लैंग से आप एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करते हो एंड उसके अंदर आप अपना एक्सेप्शन क्लास जो है क्रिएट करते हो। अब आप क्या करते हो, उसका कंस्ट्रक्टर बनाते हो, उसके अंदर आप स्ट्रिंग स्टेटमेंट डालते हो एज एन आर्ग्यूमेंट। स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट क्या अलाउ करता है, अलाउ अस टू कस्टम द मैसेज ईच टाइम वी थ्रो एन एक्सेप्शन। फाइन, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, आप अपना न्यू क्लास क्रिएट करोगे। कहाँ से क्रिएट करोगे, एक्सेप्शन जो कि आपकी एक्सेप्शन क्लास है जावा डॉट लैंग में से, उसमें से। फिर आप क्या करोगे,
स्टेप 2 आप उसका कंस्ट्रक्टर बनाओगे जो कि क्या लेगा, जो कि स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग ब्रैकेट में आपका एरर मैसेज, ठीक है। तो स्ट्रिंग ब्रैकेट में एरर मैसेज ये आप ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाते हो, इससे आप क्या कर पाओगे, एक अपना खुद का कस्टम मैसेज जो है ना थ्रो कर पाओगे, ठीक है, या फिर प्रिंट कर पाओगे। देन कॉल सुपर स्टेटमेंट दैट इज कंस्ट्रक्टर मेथड ऑफ सुपर क्लास विद द स्टेटमेंट एज इनपुट, दिस विल प्रिंट आर कस्टम मैसेज विद द एक्सेप्शन, सॉरी मतलब कि हम कहाँ थे, या यहाँ पर हम थे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सुपर स्टेटमेंट को, जो कि हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। ये क्या सेंड करता है, हमें एक्सेप्शन क्लास को मैसेज सेंड करता है, जो कि फिर उसको हैंडल करता है एंड उस मैसेज को प्रिंट करवाता है। फाइन, सो दिस वाज हाउ दीज आर द बेसिकली इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स जो कि आप कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए यूज करते हो, एंड ये आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप इनपुट आउटपुट मैनेज कैसे करते हो, सी, तो जो java.io पैकेज है यही आपका डेडिकेटेड पैकेज है फॉर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर सारे नियरली एवरी क्लास यू माइट एवर नीड टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट, ये सब कुछ इस जो पैकेज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ये बहुत स्पेशल पैकेज है, बेसिकली इसको हम रीडिंग राइटिंग यानी इनपुट आउटपुट के लिए यूज कर रहे होते हैं। all these streams represent an input source and an output destination, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम का, इनपुट स्ट्रीम के अंदर आपके पास हम चीजों को पढ़ेंगे अभी आगे। तो द स्ट्रीम इन द java.io पैकेज सपोर्ट्स मेनी डेटा सच एज primitives, ऑब्जेक्ट, लोकलाइज्ड कैरेक्टर्स एंड ऑल। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक इनपुट स्ट्रीम होती है और आउटपुट स्ट्रीम होती है। इनपुट स्ट्रीम यानी कि जो कि डेटा आपके प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम के पास लेके जाती है, इनपुट मतलब कि ब्रिंग्स डेटा इनटू योर प्रोग्राम, और आउटपुट स्ट्रीम यानी कि वो डेटा आउट ऑफ योर प्रोग्राम सेंड करती है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना, स्ट्रीम इन जावा इज सपोर्ट्स दिस मेनी थिंग्स, तो जावा स्ट्रीम क्या करती है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटा को हैंडल कर सकती है, जैसे कि आपका नंबर्स हो गए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स हो गए, होल ऑब्जेक्ट्स हो गए, स्पेशल लैंग्वेजेस हो गई जो कि लोकलाइज्ड कैरेक्टर्स होते हैं, तो इन सबको हैंडल कर सकती है। जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इज द फ्लो ऑफ डेटा दैट यू कैन आइदर रीड फ्रॉम और यू कैन राइट टू, मतलब कि आप स्ट्रीम जो है ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप डेटा को रीड भी कर सकते हो फ्रॉम अ फाइल या फिर कीबोर्ड या फिर किसी नेटवर्क से, या राइट भी कर सकते हो डेटा को टू अ फाइल या फिर स्क्रीन या किसी दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है। तो इट इज यूज टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन इन फाइल परमानेंटली। फाइन, तो जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जब आप यूज करते हो, इसको हम फाइल हैंडलिंग भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर फाइल हैंडलिंग और फाइल इनपुट आउटपुट, तो ये क्योंकि इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपकी java.io में प्रेजेंट है। तो फाइल हैंडलिंग ही आप याद रखो, फाइल आपका इनपुट आउटपुट होता है, एंड इसी को हम कैसे बनाते हैं, यूजिंग जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नाउ यहाँ पर हम स्ट्रीम के बारे में डिटेल देखते हैं। तो जावा के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो जो इनपुट आउटपुट होता है, तो स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम क्या होता है, एक पाइपलाइन की तरह होता है जिसमें कंटिन्यूअसली आपका जो डेटा है वो कैरी होता है। फाइन, तो जावा के अंदर जावा क्या है, देखो जनरली अ स्ट्रीम मीन्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इन जावा अ स्ट्रीम इज अ लॉजिकल कंटेनर ऑफ डेटा दैट अलाउज अस टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू इट, मतलब ये एक ब्रिज की तरह है, आपके प्रोग्राम से लेके डेटा सोर्स या डेस्टिनेशन तक एक ब्रिज की तरह आपकी ये स्ट्रीम जो है ये काम करती है। सी यहाँ पर अ स्ट्रीम कैन बी लिंक्ड टू अ डेटा सोर्स या फिर डेटा डेस्टिनेशन लाइक अ कंसोल या फिर फाइल या नेटवर्क कनेक्शन, जो मैंने आपको बोला एज अ ब्रिज, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे कर सकते हो, स्ट्रीम कैसे कनेक्ट करती है, देखो आपके कोड को कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट इन यूज करते हैं ना, सिस्टम डॉट इन। स्क्रीन के लिए हम सिस्टम डॉट आउट, आपने अभी देखा होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम ये यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम डॉट आउट भी आपकी क्या है, स्ट्रीम है, ठीक है। फाइल क्या हो सकती है, फाइल के अंदर आपका कोई भी डेटा डॉट टीएक्सटी वगैरह हो सकती है, नेटवर्क के अंदर आपका कोई भी वेब सर्वर हो सकता है, ठीक है। तो सी दिस, द स्ट्रीम बेस्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर फास्टर देन नॉर्मल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है। तो जो स्ट्रीम्स होती हैं वो ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, सो आप उनको फास्टर वे में यूजुअली यूज कर पाते हो, मोर एफिशिएंट वे में आप उनको यूज कर पाते हो। तो द स्ट्रीम इज डिफाइंड इन द java.io पैकेज, ये आपको याद रखना है।
देन सी दिस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है आपके पास। यहाँ पर आप देखो ये क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर ये दो मेन टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, तो जो बाइट स्ट्रीम होती है ये 8 बिट्स कैरियर है, मतलब कि दिस मीन्स लाइक बाइट स्ट्रीम्स की जो है ना रॉ बाइनरी डेटा के साथ वर्क कर सकती है। क्यों मैंने रॉ बाइनरी बोला, क्योंकि 8 बिट्स है। देखो आप ध्यान से पढ़ोगे 8 बिट्स मतलब कि 1 बाइट, तो 1 बाइट यानी कि रॉ बाइनरी डेटा आपका होता है। एंड इसको हम यूज करते हैं जब हम इमेजेस के साथ या वीडियोस ऑडियो फाइल्स या फिर कोई भी बाइनरी डेटा से डील कर रहे होते हैं। तो ठीक है, अब इसके भी दो मेन टाइप्स की स्ट्रीम होती हैं, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, जो कि हम बात कर रहे थे। तो इनपुट स्ट्रीम से हम डेटा को रीड कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं फ्रॉम बाइट सोर्सेज, जैसे कि आपका फाइल या कीबोर्ड हो गया। एंड इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपका फाइल आउटपुट स्ट्रीम या फिर बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, ये आपके इसके एग्जांपल हो गए। ठीक, सॉरी, फाइल इनपुट एंड बफर्ड इनपुट ये आपके इनपुट स्ट्रीम के एग्जांपल है। देन आउटपुट स्ट्रीम में क्या आता है, सी आउटपुट स्ट्रीम में यू यूज टू राइट डेटा, या फिर आप इसको डिस्प्ले करवाने के लिए, राइट करवाने के लिए यूज करते हो टू अ डेस्टिनेशन इन बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइल आउटपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम ये आता है। ठीक है, तो ये बाइट स्ट्रीम के अंदर हो गया। तो बेसिकली ये क्या हैंडल कर रही है, ये आपका रॉ डेटा को हैंडल कर रही है, टेक्स्ट को हैंडल नहीं कर रही है। तो बाइट स्ट्रीम में आपको याद रखना है इमेजेस, वीडियो, ऑडियो वगैरह जो टेक्स्ट नहीं है, नॉन टेक्सचुअल फाइल्स यहाँ पर आपकी जो बाइनरी फाइल्स है बेसिकली रॉ डेटा वाली, वो यहाँ पर हैंडल होती हैं। अब कैरेक्टर स्ट्रीम में क्या होता है, 16 बिट्स कैरियर, मतलब कि यहाँ पर ये यूनिकोड है। दिस मीन्स कैरेक्टर स्ट्रीम ये किससे डील करती है, विद द टेक्स्ट डेटा, जो कि 2 बाइट्स होता है पर कैरेक्टर, आपको पता है ना 2 बाइट्स, तो इसीलिए यहाँ पर 16 बिट्स है। तो 16 बिट्स और 8 बिट्स लिखने के पीछे भी लॉजिक है। सी तो यहाँ पर इनको हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम टेक्स्ट फाइल के साथ वर्क कर पाए, कैरेक्टर बेस्ड डेटा के साथ वर्क कर पाए। अब ये भी जो है ना, इसकी दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं कैरेक्टर स्ट्रीम की, रीडर और राइटर। तो रीडर के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली कैरेक्टर डेटा रीड करने के लिए, तो इसके अंदर आपके पास एग्जांपल है फाइल रीडर या फिर बफर्ड रीडर। राइटर के लिए आपके पास होता है टू इट इज यूज्ड टू राइट द कैरेक्टर डेटा, ऑब्वियसली फाइल राइटर एंड बफर्ड राइटर। तो यहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रीम किसके लिए यूज होती है, फॉर टेक्स्ट फाइल्स। और बाइट स्ट्रीम क्यों यूज होती है, इट डील्स विथ योर non-textual things like your raw data, images, audio, videos and all। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस थिंग, एंड ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है। तो अब ये चीजें मैंने आपको समझा दी है सारी जो यहाँ पर लिखी हुई है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। तो ये बाइट स्ट्रीम के बारे में है, ये बाइट स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम का मतलब पूरा आपके पास ये सारी चीजें हैं। फाइन, तो ये सब मैंने आपको समझा दिया है। अब जावा की जो प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स हैं जो मैंने आपको बताई, तो सिस्टम डॉट इन ये इनपुट के लिए होती है, सिस्टम डॉट आउट आउटपुट के लिए होती है, सिस्टम डॉट एरर अगर कोई स्टैंडर्ड एरर आ जाता है तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम एरर मैसेजेस को स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, या कोई चीज हमें आउटपुट में दिखानी होती है डिस्प्ले में स्क्रीन के ऊपर, या हमें कोई चीज डिस्प्ले में सॉरी इनपुट लेनी होती है फ्रॉम कीबोर्ड, तो दैट टाइम वी यूज दिस। तो ये जो है ना प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स है आपकी। नाउ से यहाँ पर रीडिंग कंसोल इनपुट, तो बेसिकली जावा एक क्लास देती है हमें जो कि है कंसोल क्लास। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्टली रीड कर पाते हैं डेटा को, कहाँ से, कंसोल से। तो आपने कंसोल से डेटा लिया होगा, देखो हम क्यों करते हैं सिस्टम डॉट कंसोल, ताकि हम रीड कर पाए इनपुट को, है ना। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट टू रीड फ्रॉम अ सिस्टम कंसोल हम कंसोल क्लास का यूज करते हैं। दिस क्लास प्रोवाइड्स मेथड्स टू एक्सेस द कैरेक्टर बेस्ड कंसोल if any associated with the current java process to get the console we call the system.console। तो यहाँ पर जो जावा के अंदर है हम 3 तरीके से जो है ना रीड कर सकते हैं बेसिकली, तो वो 3 तरीके यहाँ पे हैं। लेकिन अगर नॉर्मली हम देखें ना तो सिस्टम कंसोल से हम कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो सिस्टम स्ट्रिंग रीड लाइन, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम फुल लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो यहाँ पर इट रीड्स अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द कंसोल, यानी कि यूजर जो भी इनपुट करेगा उससे। अब यहाँ पर है कैरेक्टर रीड पासवर्ड, तो अगर हमें पासवर्ड रीड करवाना है जो कि आपका इंक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर रीड होता है विदाउट शोइंग इट ऑन द स्क्रीन, तो जब भी आप लिखते हो ना पासवर्ड वेब पे किसी भी चीज पे, तो यहाँ वहां पर आपके डॉट डॉट्स आते हैं। वाई, बिकॉज कि दिस थिंग इज हैपेंड इफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज मेड यूजिंग जावा, तो ये चीज वहां पर यूज हुई हुई है। ओके, देन रीडर, एंड रीडर है यहाँ पर, तो ये रीडर क्या है, तो ये एक रीडर ऑब्जेक्ट है जो कि एडवांस्ड इनपुट हैंडलिंग के लिए हम यूज करते हैं। यू कैन यूज इट विद द स्कैनर, है ना, जो कि पावरफुल इनपुट पासिंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देन ये था राइटिंग के लिए, तो राइटिंग के लिए ये 3 थे। अगर हम सॉरी रीडिंग के लिए, अब ये राइटिंग के लिए। तो राइटिंग के लिए आपके पास क्या आता है, सी द इजीएस्ट वे टू राइट द आउटपुट डेटा टू कंसोल इज योर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो स्टिल वी कैन यूज प्रिंट एफ मेथड्स टू राइट फॉर्मेटेड, तो प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मेटेड टाइप के अंदर लिखना है। तो देखो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हमें फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए, मतलब कि नेम चाहिए, उसके बाद ये नेम आना चाहिए जो भी यूजर ने इनपुट दिया होगा, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ लिखते हैं। उसके बाद हम चाहें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम नेम लिख रहे होते हैं एंड देन कोलन देके हम यहाँ पर लिखते हैं मॉड ऑफ एस। क्यों, क्योंकि हम स्ट्रिंग जो इनपुट ली है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद एज, एज के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलो डी लिखते हैं। तो वो क्या होता है, परसेंट डी आप उसको बोल दो, ये इंटीजर के लिए होता है। परसेंट एफ किसके लिए होता है, फ्लोट के लिए होता है। परसेंट एस किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए होता है। तो ऐसे आप क्या कर पाते हो, एक फॉर्मेटेड आउटपुट को डिस्प्ले करवा पाते हो। तो अगर फॉर्मेटेड डिस्प्ले करवाना है तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ को यूज करते हो, और अगर आपको नॉर्मली एक प्रिंट करवाना है तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करते हो, ठीक है। फिर प्रिंट राइटर क्लास करने के लिए, सी प्रिंट राइटर भी आपकी एक क्लास है जो कि हम टेक्स्ट को राइट करने के लिए यूज करते हैं। कहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, हम अपने कंसोल में राइट कर सकते हैं, हम फाइल्स में राइट कर सकते हैं, या फिर अदर आउटपुट डेस्टिनेशंस में भी जो है ना राइट कर सकते हैं। तो ये क्या कर पाता है, ये बहुत सारी टाइप के डेटा टाइप्स को हैंडल करता है, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गई। तो ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, आपके सिस्टम डॉट आउट का। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करते, हम प्रिंट राइटर करते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रिंट राइटर करके ब्रैकेट में सिस्टम आउट लिख देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये चाहो तो आप ये मेरे स्टेटमेंट को लिख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड फिर उस पीडब्ल्यू से, जो भी मैंने पीडब्ल्यू ऑब्जेक्ट बनाया था, लेट्स से डॉट प्रिंट एलन करके हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट हम उसको फ्लश कर देते हैं, फ्लश मेथड होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यही है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये लास्ट स्लाइड है, बेसिकली यहाँ पर हमने प्रिंट राइटर के बारे में पढ़ा, जो कि एक राइटर क्लास का इंप्लीमेंटेशन है। हम फॉर्मेटेड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड जो मैंने अभी आपको बताया ये वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस तो हमारी यही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। लेकिन अगर हम चाहें तो प्रिंट राइटर क्लास का भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक जस्ट एन एडवांस्ड वर्जन है, फाइन। तो चलिए दैट वाज ऑल। आई होप आपको समझ में आया। हमने कौन से स्ट्रीम्स पढ़ी, मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। हमने सिस्टम डॉट इन पढ़ा, जो कि आपके कीबोर्ड से इनपुट लेता है। सिस्टम डॉट आउट पढ़ा, जो कि प्रिंट करता है आउटपुट को टू कंसोल। फिर सिस्टम डॉट एर पढ़ा, ERR, जो कि आपके एरर मैसेजेस को प्रिंट करता है। फिर हमने कंसोल पढ़ा, जो कि एडवांस्ड कंसोल इनपुट है। और हमने फिर प्रिंट राइटर पढ़ा एट लास्ट, जो कि आपके फॉर्मेटेड टेक्स्ट को आउटपुट में राइट कर सकता है। तो हम यहाँ पर आपको, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया है सारे स्ट्रीम्स के बारे में। बेसिकली होता है आपको स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड यस दिस वाज द लास्ट स्लाइड। तो हमने पूरा जो है ना यूनिट 4 अपना कंप्लीट कर लिया, एंड आई हैव कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक। तो आपको बहुत अच्छे से जो चीजें हैं ना वो समझ में आ गई होंगी। बट व्हाट आर वी डूइंग, यहाँ पर हम एक्सेप्शंस को हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, एंड देन स्ट्रीम्स को हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, फाइन। तो यही मेन आपका है। देन स्टार्टिंग वाला पार्ट आपका इनहेरिटेंस था, तो वो भी हमने अच्छे से देख लिया। एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट आपका मेन था। फिर हमने नेस्टेड वगैरह, ट्राई कैच को पढ़ा, पैकेजेस को पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड ऑल। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। बहुत बड़ा सा यूनिट था ये, लेकिन आई हैव ट्राइड टू कवर इट, एंड यस दिस वाज योर कंप्लीट थिंग। अब ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपने सब पढ़ लिया है, इनहेरिटेंस, पैकेज, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एवरीथिंग। तो आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो ट्राई टू गूगल इट आउट, ट्राई टू सी। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप चैट जीपीटी कर सकते हो। तो द थिंग इज दैट कि आपको बहुत ईजी जाएगा पीपीएल इफ यू गो स्टेप वाइज, ठीक है। तो आपने अगर ये वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा, बहुत चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एंड ऑब्वियसली अगर आपने थोड़ा भी, अगर कुछ चीजें एक आध दो नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, आपको पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आ गया है। आई एम गारंटिंग दिस यू। नाउ आप इसके नोट्स पढ़ लेना, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने हैंड रिटन डाले हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको अच्छे से रेफर कर लेना, एग्जाम से एक दिन पहले ये पीपीटी और उन नोट्स को रिवाइज कर लेना। चाहो तो एक बार वन शॉट देख सकते हो, ताकि आपकी चीजें रिवाइज हो जाए माइंड के अंदर। नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। जितने भी कॉमेंट्स करने बोले हैं मैंने आपको टाइम स्टैम्प के साथ, वो मुझे कॉमेंट कर देना। आई विल डेफिनेटली लाइक योर कॉमेंट्स। एंड यस, अगर कहीं पर भी डाउट हो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं
किया है तो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। एंड यस, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।